नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 1:1। अध्याय 1। करियर परिवर्तन समारोह का प्रारंभ। दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य, जियांगनिंग प्रांत, पश्चिमी सागर शहर में वेस्ट सी फर्स्ट हाई स्कूल के खेल के मैदान में कई पेशेवर लोग जादू का एक मंच तैयार कर रहे थे। आज वेस्ट सी फर्स्ट हाई स्कूल के 100 से अधिक तृतीय वर्ष के हाई स्कूल के छात्र अपने एकीकृत करियर संक्रमण से गुजर रहे थे। छात्र सीधे बैठे हुए थे और प्रधानाचार्य लू यून का भाषण ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। छात्रों, 3 साल की पढ़ाई के बाद आप सभी ने पेशेवर करियर के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान सीख लिया है और उसमें महारत हासिल कर ली है। प्रिंसिपल लू यून ने शुरुआत की। आज आपके करियर में बदलाव का दिन है, एक ऐसा दिन जो आपके भविष्य के जीवन को निर्धारित करेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में से प्रत्येक छात्र सू कियानिक्सिंग की ऊंचाइयों तक पहुंच सकेगा और हमारी मानव जाति का स्तंभ बन सकेगा। लू यून द्वारा उल्लिखित सू कियानिक्सिंग कभी फर्स्ट हाई स्कूल का छात्र था, जो बाद में एक पवित्र जादूगर बन गया और वर्तमान में 80वें स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। लू यून अक्सर अपनी कहानी का इस्तेमाल छात्रों को प्रेरित करने के लिए करते थे। लिन मोयू ने खेल के मैदान पर लगभग पूरी हो चुकी जादुई संरचना को निहारा। उसकी आंखें उम्मीद से थोड़ी झुकी हुई थीं। इस दुनिया में कई वर्षों तक रहने के कारण वह पहले से ही जानता था कि यह किस प्रकार की दुनिया है। इस दुनिया में खेल के तत्व शामिल थे, जहां लोग हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में अपने करियर में बदलाव से गुजरते थे। वे कालकोठरियों को साफ करके, गुप्त क्षेत्रों की खोज करके, युद्ध के मैदानों में शामिल होकर या जंगल में राक्षसों को मारकर अनुभव प्राप्त कर सकते थे। अनुभव प्राप्त करने से उन्हें अपने कौशल को निखारने, निपुणता हासिल करने और अपनी ताकत बढ़ाने में मदद मिली। उन्होंने मानव अस्तित्व के लिए जगह बनाने के लिए विभिन्न राक्षसों और दानवों से लड़ाई लड़ी। असंख्य मानव पूर्वजों ने अपना रक्त बहाया और अपने प्राणों का बलिदान दिया ताकि वे उस जीवन का निर्माण कर सके जिसका वे अब आनंद ले रहे हैं। करियर परिवर्तन की सफलता दर लंबे समय से 100% तक पहुंच चुकी थी। एकमात्र सवाल ये था कि प्राप्त करियर की गुणवत्ता कैसी होगी। सबसे अधिक मांग स्वाभाविक रूप से मुख्य युद्ध संबंधी करियर की थी, उसके बाद सहायक करियर की और अंत में जीवनशैली संबंधी करियर की। हालांकि ये सिर्फ एक सामान्य वर्गीकरण था। हालांकि लड़ाकू करियर वास्तव में लोकप्रिय थे, इसका मतलब यह नहीं था कि सहायक और जीवनशैली से जुड़े करियरहीन थे। कालकोठरी में प्रवेश करने, गुप्त क्षेत्रों की खोज करने या मोर्चे के युद्ध क्षेत्रों में लड़ने के लिए शक्तिशाली सहायक भूमिकाओं की समान रूप से मांग थी। सहायक भूमिकाएं अपरिहार्य थीं। कुछ जगहों पर वे एक कम डैमेज डीलर होने को सपोर्ट की कमी से बेहतर समझते हैं। जीवनशैली से जुड़े करियर के मामले में भी यही सच था। ऐसे कई उदाहरण थे जहां जीवनशैली से जुड़े पेशेवर लोग असाधारण स्तर के थे और उतने ही प्रभावशाली थे। लिन मोयू की समझ के अनुसार किसी करियर की सफलता या असफलता मुख्य रूप से व्यक्ति पर निर्भर करती है। वहां साधारण लड़ाकू पेशेवर और उच्च कोटि के सहायक पेशेवर थे। जैसे ही प्रकाश की एक किरण आकाश में फैली, संक्रमणकालीन जादुई सरणी पूरी तरह से स्थापित हो गई। लू यून ने हाथ हिलाते हुए कहा, मेरे पीछे आओ, चलो चले। उन्होंने 100 से अधिक तृतीय वर्ष के छात्रों को खेल के मैदान की ओर अग्रसर किया। लिन मोयू उस समूह के पीछे पीछे चल रहा था और सोच रहा था कि वह किस करियर में अपना करियर बदल सकता है। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि उन्हें कौन सा करियर मिलेगा। कुछ लोग जिनका दैनिक जीवन में प्रदर्शन औसत दर्जे का था, अंततः शक्तिशाली युद्धक करियर की ओर अग्रसर हुए। अन्य जिन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, वे केवल जीवनशैली से जुड़े पेशेवर बन गए। हालांकि उन्हें और जियाजू को फर्स्ट हाई के 2 प्रतिभाशाली छात्रों के रूप में जाना जाता था, लेकिन वे वास्तव में किस करियर में कदम रखेंगे ये तभी पता चलेगा जब वे सरणी में प्रवेश करेंगे। किसी ने उसके कंधे पर हाथ फेरा और गाओ यांग मुस्कुराते हुए पास आकर बोली, आप सबसे ज्यादा किस करियर में जाना चाहते हैं? लिन मोयू ने उसकी ओर देखा और बिना कोई जवाब दिए अपना सिर हिला दिया। गाओ यांग मुस्कुराते हुए बोला, बताओ ना, कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं सबसे ज्यादा शूरवीर बनना चाहता हूँ। देखो मेरा लंबा और मजबूत शरीर, मैं शूरवीर के रूप में कितना प्रभावशाली दिखूंगा और मैं लड़कियों की रक्षा भी कर सकता हूँ। उनका शारीरिक गठन वास्तव में शूरवीर बनने के लिए उपयुक्त था, लेकिन लड़ाकू करियर में प्रवेश करना कठिन था। लिन मोयू ने अनुमान लगाया था कि इसकी संभावना केवल लगभग 10% थी। इन 100 से अधिक लोगों में से 15 से अधिक लोग लड़ाकू पेशेवर नहीं बनेंगे। गाओ यांग बोलता रहा, लेकिन लिन मोयू ने बिना कोई जवाब दिए केवल हल्की सी मुस्कान दी। लिन मोयू बहुत कम बोलता था। हालांकि उसके अंक अच्छे थे, लेकिन उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। बहुत से लोगों को लिन मोयू अजीब लगती थी। कुछ और शब्द कहने के बाद गाओ यांग दूसरों से बात करने चला गया। किसी ने गाओ यांग को एक तरफ खींचकर कहा, तुम उस बूंदे से क्या बात कर रहे थे? वह वैसे भी तुम्हें जवाब नहीं देगा। हाँ, सिर्फ इसलिए कि उसके ग्रेड थोड़े बेहतर हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? हमें यह भी नहीं पता कि वह आज किस करियर में कदम रखेगा। हो सकता है कि यह सिर्फ एक लाइफस्टाइल से जुड़ा करियर हो। समूह आपस में बातचीत कर रहा था। लिन मोयू अपने सहपाठियों के बीच ज्यादा लोकप्रिय नहीं था, क्योंकि कई लोग उसे बहुत ही रूखा और घमंडी समझते थे। उनका मानना था कि अच्छे अंकों के कारण वह दूसरों को नीचा समझता था। गाओ यांग मुस्कुराया और बोला, दरअसल मोयू को ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। दुर्भाग्यवश किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लिन मोयू ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। समूह जादुई घेरे के सामने पहुंचा। लू यून आगे बढ़ा और आदरपूर्वक एक बुजुर्ग व्यक्ति को संबोधित करते हुए बोला, मास्टर झांग, आज आपने जो भी प्रयास किया उसके लिए धन्यवाद।
मास्टर झांग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे यही करना चाहिए। मास्टर झांग ने अपनी निजी जानकारी नहीं छिपाई जो सभी को दिखाई दे रही थी। झांग कियान, स्तर 52, एरे मास्टर। लिन मोयू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, एक एरे मास्टर, और वह भी इतने उच्च स्तर यानी 52 पर। एरे मास्टर्स को दुर्लभ सहायक व्यवसाय माना जाता था और वे आम नहीं थे। युद्ध क्षेत्र में एरे मास्टर्स की बहुत मांग थी। एक बार जब वे एरे स्थापित कर देते थे तो उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति मारा जाता था। झांग कियान से कुछ देर बात करने के बाद लू यून वापस चली गई। उन्होंने एक सूची निकाली और छात्रों की ओर देखते हुए कहा, अब मैं नाम पुकारूंगा और वे छात्र ट्रांजिशन मैजिक एरे में प्रवेश करेंगे। हमने आपको वह सब कुछ सिखा दिया है जो आपको जानना आवश्यक था और आप सभी इसे समझ गए हैं। घबराए मत, बस आराम कीजिए। पहले जूदा ने जवाब दिया और कुछ घबराहट के साथ संक्रमणकालीन जादुई सरणी में प्रवेश कर गया। तेज रोशनी के एक झटके के साथ ही सिस्टम चालू हो गया और जूदा का रूपांतरण पूरा हो गया। जीवन शैली संबंधी व्यवसाय, किसान। जूदा का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया क्योंकि उसे किसान बनने की उम्मीद नहीं थी। जूदा किसान बन गया। किसान होना भी ठीक है। अगर वह भविष्य में महान कृषि कारीगर या संत कृषि कारीगर बनने के लिए उन्नत हो सकता है तो भी यह एक अच्छा पेशा है। जी हाँ, जीवन शैली से जुड़े व्यवसायों में किसान का पेशा बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अध्याय 2, संक्रमण विसंगति, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। जूदा के मंच से नीचे उतरने के बाद उनके करीबी दोस्त उन्हें सांत्वना देने के लिए इकट्ठा हुए। झांग ली, जिसका नाम पुकारा गया, झांग ली दौड़ते हुए पंक्तिबद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया। फिर से तेज रोशनी का एक विस्फोट हुआ। जीवन शैली संबंधी करियर, शेफ। झांग ली अपने करियर से संतुष्ट थे। मेरे पिताजी एक शेफ हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी शेफ बनूंगा। मुझे लगता है कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। रुको वेन, नियुदा, एक एक करके लोग अपने करियर में बदलाव के लिए आगे बढ़े। उनमें से अधिकांश लाइफस्टाइल प्रोफेशनल बन गए। कभी कभार कुछ सहायक पद होते थे, जबकि मुख्य युद्ध संबंधी पद और भी दुर्लभ थे। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग अपने परिवर्तन से गुजर रहे थे, लू यून के चेहरे के भाव कम सुखद होते जा रहे थे। झांग कियान लू यून के बगल में खड़ा था। संक्रमण सरणी स्थापित करने वाले के रूप में वह संक्रमण स्थितियों के बारे में बहुत स्पष्ट था। उन्होंने टिप्पणी की, इस वर्ष के छात्र औसत दर्जे के हैं। झांग कियान की बातें सुनकर लू यून ने भी आह भरी और कहा, सचमुच अभी तक हमारे पास एक भी दुर्लभ प्रतिभा वाला व्यक्ति नहीं है। झांग कियान ने उपहास करते हुए कहा, दुर्लभ करियर। आपके प्रथम उच्च अधिकारी द्वारा दुर्लभ करियर तैयार किए हुए कितने साल हो गए हैं? उच्च स्तरीय युद्ध करियर प्राप्त करना ही काफी होगा। लू यून ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, सच है। पूरे पश्चिमी सागर शहर में हर साल केवल 1 या 2 ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट करियर बना पाते हैं। मैं कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही थी। जियाजू, लू यून ने एक और नाम पुकारा। शियाजू ने जवाब दिया। जाने से पहले जियाजू ने लिन मोयू की ओर एक नजर डाली। उसकी आंखों में चुनौती का भाव झलक रहा था। वह और लिन मोयू फर्स्ट हाई स्कूल की 2 प्रतिभाशाली छात्राओं के रूप में जानी जाती थीं। हालांकि अंकों के मामले में लिन मोयू हमेशा जियाजू से आगे रही, जबकि जियाजू लगातार दूसरे स्थान पर रही। शियाजू ने हमेशा से ही मन में द्वेष पाले रखा था और हार मानने से इनकार कर दिया था। पब फ्यूचर एड्स। लिन मोयू ने जियाजू की चुनौती को नजरअंदाज कर दिया, मानो उसने उसे देखा ही न हो, और अपना शांत स्वभाव बनाए रखा। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि असली जीनियस कौन है, जियाजू ने मन ही मन सोचा। शियाजू एक गर्वित हंस की तरह आत्मविश्वास से संक्रमणकालीन सरणी में प्रवेश कर गई। झांग कियान, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, अचानक आंखें खोलकर जियाजू की ओर देखा। ये लड़की बुरी नहीं है। लू यून थोड़ा चौंक गया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मास्टर झांग? उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक आम इंसान की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक है। वह जादूगरनी में परिवर्तित हो सकती है। एक जादूगर। लू यून तुरंत उत्साहित हो गई। मैं जो उच्च स्तरीय युद्ध कौशल वाले पेशे थे, इस वर्ष अब तक कोई भी उच्च स्तरीय युद्ध कौशल वाला पेशा नहीं था। अगर यह किसी विशेष प्रकार का जादूगर निकला तो यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ पेशा होगा। सरणी सक्रिय हो गई और उससे चकाचौंध भरी रोशनी निकली। अचानक प्रकाश से 2 विशाल आग के गोले उठे और आतिशबाजी की तरह फट गए। लू यून उत्साह से कांप उठी। अनोखी बात, एक दुर्लभ करियर। किसी असामान्य घटना का प्रकट होना एक दुर्लभ करियर का संकेत था। मुख्य युद्धक दुर्लभ करियर, एलिमेंटल मेज। लू यून बेहद उत्साहित थी। वे अभी अभी इस बारे में बात कर रहे थे कि दुर्लभ पेशा सिर्फ एक सपना होते हैं। किसने सोचा होगा कि उनकी इच्छा व्यक्त करने के इतनी जल्दी बाद ही वह पूरी हो जाएगी। वाह, जियाजू तो कमाल की है। ये तो वाकई एक दुर्लभ मुख्य युद्ध करियर है। एक एलिमेंटल मेज, ये तो बहुत शक्तिशाली है। मैंने सुना है कि जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ता है, उनकी आक्रमण शक्ति भयावह होती जाती है। बिल्कुल सही, एक उच्च कोटि का एलिमेंटल मेज हमारे वेस्ट सी सिटी जैसे शहर को सिर्फ एक निश्चित मंत्र से नष्ट कर सकता है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से यही उम्मीद की जाती है, वह अपने नाम को सार्थक कर रहा है। शियाजू भी उतनी ही उत्साहित होकर मंच से नीचे उतर गई। झांग कियान ने विशेष रूप से कहा, युवती, आप वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। लू यून का चेहरा अब खिले हुए गुलदाउदी की तरह खुशी से दमक रहा था। शियाजू ने झांग कियान को आदरपूर्वक झुककर कहा, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। शियाजू के लौटने के बाद सहपाठियों के एक समूह ने उसे घेर लिया और लगातार सवाल पूछने लगे। मुख्य युद्ध कौशल वाला एक दुर्लभ करियर वास्तव में फीनिक्स के पंखों और यूनिकॉर्न के सींगों जितना ही दुर्लभ था। करियर को न केवल वर्गीकृत किया गया बल्कि श्रेणीबद्ध भी किया गया। जीवन शैली से संबंधित उन करियर को छोड़कर जिनमें ग्रेडिंग नहीं की जाती थी। पब फ्यूचर एड्स। लड़ाकू और सहायक करियर को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निम्न, मध्यम, उच्च, दुर्लभ और पौराणिक।
महान प्रतिभाओं का करियर शायद ही कभी देखने को मिलता था। पूरे दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य में शायद 10 वर्षों में एक भी महान प्रतिभा पैदा न हो पाए। दुर्लभ पेशे अपेक्षाकृत अधिक आम थे। वेस्ट सी सिटी में हर साल एक, कभी कभी तो दो भी ऐसे पेशे देखने को मिलते थे। अब जियाजू सुकियानिक सिंह की तरह, जिसका लू यून अक्सर जिक्र करता था, दोनों के पास मुख्य रूप से युद्ध से संबंधित दुर्लभ पेशे थे। लिन मोयू ने अपना नाम सुना और सरनी की ओर चल पड़ी। शियाजू ने लिन मोयू को चुनौती भरी निगाहों से देखा। लू यून ने पूछा, मास्टर झांग, आप इस बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं? झांग कियान ने लिन मोयू की ओर देखते हुए कहा, अत्यंत शांत होने के अलावा मुझे उसमें कुछ भी खास नहीं दिख रहा है। लू यून ने कहा, हमारे स्कूल में 2 प्रतिभाशाली छात्र हैं। जियाजू, जो अभी अभी स्कूल छोड़कर गई है, दूसरे स्थान पर है। वह पहले स्थान पर है। झांग कियान ने स्पष्ट रूप से कहा, शैक्षणिक प्रदर्शन और करियर परिवर्तन का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है। आपको इस सिद्धांत को समझना चाहिए। लू यून ये बात अच्छी तरह समझता था, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी। अगर उन्हें कोई और दुर्लभ पेशा मिल जाए तो यह अविश्वसनीय होगा। सरनी सक्रिय हो गई और तेज रोशनी से जगमगा उठी। अचानक पहले जो आसमान चमकीला था वह अंधेरा हो गया और पलक झपकते ही काले बादल नीचे छा गए। चारों दिशाओं से ठंडी हवाएं चलने लगी और तापमान में तेजी से गिरावट आई। दिन ढलकर रात हो गई, मानो प्रलय आ गया हो। अचानक इतनी तेज हवा क्यों चलने लगी है? इन काले बादलों को देखो, बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं था। ये हवा बहुत ठंडी है। लू यून ने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? झांग कियान ने सरनी को घूरते हुए शांत भाव से कहा, एक विसंगति, एक संक्रमणकालीन विसंगति। लू यून लगभग चीख पड़ी। इस तरह की भव्य परिवर्तन संबंधी विसंगति पहले कभी नहीं देखी गई थी। फिर वह उत्साहित हो गया। इतनी बड़ी विसंगति के साथ यह अकल्पनीय होगा यदि इसका परिणाम एक दुर्लभ करियर न हो। उसे बस यह नहीं पता था कि यह सपोर्ट क्लास होगी या कॉम्बैट क्लास। असंभव, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। शियाजू ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। यह विसंगति उसकी विसंगति से कहीं अधिक भव्य थी। हालांकि वह हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन केवल उस असामान्य स्थिति को देखते हुए उसे हार माननी पड़ी। अध्याय 3, कूड़े के ढेर से निकला एक कंकाल योद्धा। अचानक एक सहपाठी चिल्लाया, देखो, काले बादलों में हलचल हो रही है। सबने ऊपर की ओर देखा। काले बादलों से आग की रोशनी के बिंदु उठे। आग की लपटें हवा में तैर रही थी, ऊपर उठ रही थी और नीचे गिर रही थी। आग की रोशनी के अलावा कुछ और भी प्रतीत हो रहा था। इसके अलावा काले बादलों से घर्षण की एक कर्कश आवाज आ रही थी, जिससे दांतों में दर्द होने लगा था। अंत में एक तेज नजर वाले सहपाठी ने बादलों में क्या था उसे स्पष्ट रूप से देखा और डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। ये तो कंकाल हैं। बादल कंकालों से भरे पड़े हैं। जैसे जैसे वह बोलता गया, बादलों में छिपा दृश्य पूरी तरह से प्रकट होता गया। हजारों की संख्या में कंकाल एक साथ कसकर पैक किए हुए थे। आग की रोशनी स्पष्ट रूप से उनकी खोपड़ियों में आत्मा की अग्नि को दर्शा रही थी। प्रत्येक कंकाल से एक हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी, जो विकृत और भयावह थी। हालांकि वे जानते थे कि यह सिर्फ एक दृश्य था, फिर भी कई सहपाठी डर के मारे पीछे हट गए। आकाश से एक आत्मा की अग्नि उतरी और लिन मोयू पर जा गिरी। फिर अचानक सारे लक्षण गायब हो गए और सब कुछ सामान्य हो गया। अद्वितीय गुप्त पेशा, नेक्रोमेंसर। यह कोई दुर्लभ पेशा नहीं है, लेकिन एक छुपा हुआ करियर, और वह भी एक अनोखा छिपा हुआ करियर। इसका मतलब यह था कि यह पेशा पूरी दुनिया में केवल एक ही बार मौजूद था। अगर लिन मोयू की मृत्यु नहीं होती तो उनके जैसा करियर बनाने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं होता। गुप्त पेशे दुर्लभ पेशों से भी कहीं अधिक दुर्लभ थे, यहां तक कि महान पेशों से भी कहीं अधिक दुर्लभ थे। ये शक्तिशाली था या नहीं, ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से दुर्लभ था। लिन मोयू का जादूगरनी का पेशा पूरी दुनिया में अद्वितीय था। लिन मोयू कमाल के हैं, उन्होंने वास्तव में एक छुपा हुआ करियर बनाया है, और वह भी एक अनोखा करियर। पब फ्यूचर एड्स। मूक व्यक्ति इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? क्या सरणी में कोई त्रुटि हो सकती है? छिपे हुए करियर हमेशा शक्तिशाली नहीं होते। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिनके छिपे हुए करियर उतने शानदार नहीं थे। हाँ, छिपे हुए करियर दुर्लभ होते हैं, जरूरी नहीं कि वे शक्तिशाली भी हों। लेकिन अभी जो घटना घटी वह इतनी डरावनी थी, और उसका पेशा ही जादूगर है। क्या इसका मतलब यह है कि वह हमेशा मरे हुए लोगों से ही निपटता रहेगा? वैसे भी वो ज्यादा बात नहीं करता, इसलिए मरे हुए लोगों से निपटना उसके लिए एकदम सही है। उसे बिल्कुल भी बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने करियर को पूरी तरह से जागृत करने के बाद लिन मोयू सरणी से नीचे उतर आए। एक अनोखे और गुप्त करियर को लेकर वह थोड़ा उत्साहित भी था, लेकिन उसके चेहरे पर इसका कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया, हैरानी और उत्साह को अपने दिल में ही रखना बेहतर था। उन्हें जाहिर करने की क्या जरूरत थी? एक पल रुकिए। लिन मोयू के गुजरते ही झांग कियान ने अचानक आवाज लगाई। लिन मोयू ने मुड़कर झांग कियान को प्रणाम किया और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ वरिष्ठ? वो बोलने में असमर्थ नहीं था, बस बहुत कम बोलता था। वो आवश्यक शिष्टाचार की उपेक्षा नहीं करता था। झांग कियान ने पूछा, आपका पेशा एक ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या आप कोई कौशल दिखा सकते हैं? झांग कियान के अनुरोध का सामना करते हुए लिन मोयू ने इनकार नहीं किया। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें वरिष्ठ। हाल ही में परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी करने के
अभी तक खुद से पूरी तरह परिचित नहीं था। उसने अपनी विशेषताओं की जांच की। नाम लिन मोयू, पेशा नेक्रोमेंसर, अद्वितीय, स्तर 1 0। 0% शक्ति 10, फुर्ती 10, आत्मा 20, संविधान 10, उपकरण कोई नहीं, समोनिंग स्पेस 0/10, कौशल सोल फायर स्तर 1, कंकाल योद्धा को बुलाना स्तर 1, आत्मा की अग्नि स्तर 1, लक्ष्य की आत्मा को जला देती है जिससे झुलसाने वाली क्षति होती है। शक्ति व्यक्ति की आत्मा और कौशल स्तर पर निर्भर करती है। कंकाल योद्धा को बुलाए स्तर 1, एक लौह श्रेणी के कंकाल योद्धा को बुलाता है। कंकालों को लौह, कांस्य, रजत, स्वर्ण, हीरा, पौराणिक, ईश्वर स्तरीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गुणों के संदर्भ में आत्मा अन्य 2 से श्रेष्ठ थी। पब फ्यूचर विज्ञापन, इससे जादूगर की स्थिति का भी संकेत मिलता है जो करियर के जादूगर वर्ग से संबंधित है। सोल फायर कौशल ने भी इस बात को प्रदर्शित किया। हालांकि स्केलेटन वॉरियर को बुलाने का कौशल कुछ हद तक सम्मन करियर के समान था। सोल फायर प्रदर्शन के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था, इसलिए लिन मोयू ने एक कंकाल योद्धा को बुलाने का विकल्प चुना। जैसे ही कौशल सक्रिय हुआ, लिन मोयू के बगल में एक काला भंवर दिखाई दिया। फिर आत्मा की अग्नि से जलता हुआ एक कंकाल योद्धा उस भंवर से बाहर निकला। उसका मनोबल पल भर में 20 अंकों से घटकर 10 अंक रह गया, जिससे पूरा आधा समय बर्बाद हो गया। लौह श्रेणी के कंकाल योद्धा की हड्डियां पूरी तरह से धूसर रंग की थीं। उसके पूरे शरीर पर कई दरारें थीं और उसके हाथ में मौजूद ब्लेड भी पुराना और टूटा हुआ था। ऐसा लगता था मानो उसे किसी कबाड़ के ढेर से उठाया गया हो। केवल तलवार ही नहीं, बल्कि पूरा कंकाल योद्धा ऐसा लग रहा था मानो कूड़े के ढेर से आया हो। लोहे के स्तर का वह कंकाल योद्धा देखने में बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण बिखर जाएगा। लिन मोयू ने कंकाल योद्धा के गुणों की जांच करने का भी अवसर लिया। लौह श्रेणी का कंकाल योद्धा, शक्ति 15, फुर्ती 15, आत्मा 15, संविधान 15, कौशल कोई नहीं। चारों मुख्य गुण काफी संतुलित थे, न कोई खूबी न कोई कमजोरी। फिलहाल कोई कौशल नहीं, केवल सामान्य हमले करने में सक्षम। ये कुछ खास प्रभावशाली नहीं था। जब कंकाल योद्धा प्रकट हुआ तो सहपाठियों ने सामूहिक रूप से हैरानी से सांस ली और अनजाने में पीछे हट गए। लोग अक्सर डरावनी चीजों से डरते हैं। केवल कुछ बहादुर लोगों ने ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इसके विपरीत गाओ यांग ने थोड़ी जिज्ञासा दिखाई। झांग कियान की उंगली की नोक ऐसे चमक रही थी मानो कंकाल योद्धा पर हल्की हवा पड़ रही हो। कंकाल योद्धा की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने झांग कियान की ओर देखा, उसकी आत्मा की अग्नि भी हिंसक रूप से झिलमिला उठी। कंकाल योद्धा पर हमला हुआ है। जवाबी हमला। यदि 10 सेकंड के भीतर कोई विकल्प नहीं चुना गया तो स्वचालित रूप से जवाबी हमला होगा। अचानक लिन मोयू के दिमाग में एक संदेश आया और उसने तुरंत कंकाल योद्धा को हिलने डुलने से मना कर दिया। झांग कियान मुस्कुराए और बोली, इसकी सतर्कता का स्तर काफी ऊंचा है। अध्याय 4, क्या आपको हमारा मोयू पसंद आया? झांग कियान एक लेवल 52 प्रोफेशनल था जिसके पास उच्च स्तरीय पहचान कौशल था। लिन मोयू का स्तर केवल प्रथम था, फिर भी उसके द्वारा बुलाया गया प्राणी झांग कियान के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करता था। अपनी जासूसी क्षमता के दम पर झांग कियान ने कंकाल योद्धा के गुणों को देख लिया। ये विशेषताएं सामान्य थीं, कुछ खास नहीं। आखिरकार लिन मोयू केवल लेवल 1 पर थी, इसलिए ये विशेषताएं उसके करियर की ताकत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती थी। शायद जब वह उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा तो ये कंकाल योद्धा दुर्जय बन सकता है। झांग कियान ने हाथ हिलाते हुए कहा, धन्यवाद। मेहनत करो, भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत संभावनाएं हैं। लिन मोयू ने एक बार फिर झांग कियान को प्रणाम किया। कंकाल योद्धा लिन मोयू के पीछे पीछे चल रहा था, चरमराहट की आवाजें निकाल रहा था और ठंडी हवा के झोंके उसके भयावह आभास को और बढ़ा रहे थे। जब वह लौटा तो उसके कई सहपाठियों ने अनजाने में उससे दूरी बना ली। वह कंकाल बहुत ही डरावना था। गाओ यांग पास आया। क्या मैं इसे छू सकता हूँ? उसने पूछा। लिन मोयू ने सिर हिलाकर सहमति जताई। गाओ यांग ने साहपूर्वक कंकाल योद्धा को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ये स्टील जैसा महसूस हुआ, लेकिन ठंडा था। उसकी खोपड़ी पर जल रही लौ में कोई गर्मी नहीं थी। वास्तव में जैसे जैसे कोई लौ के करीब जाता था वह और ठंडी होती जाती थी। गाओ यांग ने पूछा, क्या ये कंकाल शक्तिशाली है? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तुमसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। सच में, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये थोड़ा जर्जर लग रहा है। इसी क्षण लू यून ने गाओ यांग का नाम पुकारा। गाओ यांग ने जवाब दिया, मैं अब अपने परिवर्तन के लिए जा रहा हूँ। हम बाद में बात करेंगे। लिन मोयू ने कंकाल योद्धा को देखा और मन ही मन सोचा, वापस लौट आओ। उसके सामने एक भंवर प्रकट हुआ और कंकाल योद्धा उसमें विलीन हो गया। उसके समनिंग स्पेस एट्रीब्यूट में भी तदनुसार परिवर्तन हुआ। मूल रूप से यह समोनिंग स्पेस 0/10 था। अब यह समोनिंग स्पेस 1/10 स्केलेटन वॉरियर मात्रा 1 बन गया। लिन मोयू ने समनिंग स्पेस के विवरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। समनिंग स्पेस सम्मन को संग्रहित करने का स्थान था। अप्रयुक्त सम्मन को वहां रखा जा सकता था और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय उनका उपयोग किया जा सकता था। अंतरिक्ष से आह्वान करने के लिए आत्मा शक्ति की खपत की आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब यह था कि वह कंकाल योद्धा को बुला सकता था और उसे बुलाने की जगह में रख सकता था ताकि जरूरत पड़ने पर उसे कभी भी बुलाया जा सके। वर्तमान में समनिंग स्पेस की क्षमता 10 स्लॉट की थी, जिसमें 10 कंकाल योद्धाओं को रखा जा सकता था। यदि किसी को बुलाया जाता है तो वह बुलाने के स्थान पर जल्दी से ठीक हो सकता है। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता जाएगा, सम्मन स्थान की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। लिन मोयू ने अपने परिवर्तन के दौरान देखे गए दृश्य को याद किया। परिवर्तन के दौरान उन्होंने जो देखा वह दूसरों द्वारा देखे गए दृश्यों से बिल्कुल अलग था।
उसने एक अजगर देखा, एक विशालकाय अजगर। अजगर आकाश में उड़ रहा था और बीच बीच में दर्द भरी चीखें निकाल रहा था। पलक झपकते ही वह वापस जमीन पर गिर गया और बुरी तरह लुढ़कने लगा। लिन मोयू ने अजगर के शरीर पर कंकाल योद्धाओं को रेंगते हुए देखा। उनकी संख्या कम से कम 1000 थी। कंकाल योद्धाओं ने अपनी तलवारें घुमाई और लगातार अजगर पर प्रहार करते रहे। प्रत्येक प्रहार से भयानक घाव होता था। अजगर ने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, वह व्यर्थ थी। विलाप करने के अलावा अजगर के पास कोई और चारा नहीं था। 1 मिनट से भी कम समय में अजगर एक दर्दनाक चीख के साथ गिर पड़ा। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से फीकी पड़ गई। इस दृश्य ने लिन मोयू को दिखाया कि कंकाल योद्धा कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। एक निश्चित संख्या तक पहुंचने पर वे अजगर को भी सुअर की तरह मार सकते थे। लिन मोयू को विश्वास था कि एक दिन वह भी उस स्तर तक पहुंच सकता है और ड्रैगन को कुत्तों की तरह आसानी से मार सकता है। ट्रांजिशन एरे तेज रोशनी से जगमगा उठा। गाओ यान का रूपांतरण पूर्ण हो गया था। उच्च स्तरीय युद्ध कौशल, तलवार और ढाल योद्धा। ये सचमुच वैसा ही हुआ जैसा गाओ यान चाहता था। वह एक शूरवीर बन गया। और वह कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक उच्च स्तरीय पेशेवर योद्धा, तलवार और ढाल वाला योद्धा था। यद्यपि दोनों ही शूरवीर थे, फिर भी उनमें एक मूलभूत अंतर था। अन्यथा इसे उच्च स्तरीय का दर्जा प्राप्त नहीं होगा। गाओ यान उत्साह से वापस भागा और बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं शूरवीर बन सकता हूँ। लिन मोयू शायद ही कभी मुस्कुराती थी और उसने गाओ यान को अंगूठा ऊपर करके इशारा भी किया। गाओ यान ने दिल खोलकर हंसते हुए लिन मोयू के कंधे पर थपथपाया और कहा, अब से हम साथ मिलकर कालकोठरी में जाएंगे। मैं तुम्हारे आगे खड़ा रहूंगा। वो कहावत क्या है, मुझे सोचने दो। उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ही लाश के ऊपर से होकर गुजरना होगा। लिन मोयू अवाक रह गई। उस आदमी की हरकतों को सहन करने में असमर्थ थी और अंततः बोली, तुमने इसे उल्टा कहा है। गाओ यांग ने आश्चर्य से कहा, आखिरकार तुमने बोलना शुरू कर दिया। मैंने जानबूझकर इसे उल्टा बोला था, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? मेरे नितंबों पर ध्यान दो। जानबूझकर कहने का क्या मतलब है? आपने अभी अभी गलत कहा है और इसे स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। क्या गजब का मजाकिया इंसान है। लिन मोयू ने गाओ यांग को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। अंततः सभी का परिवर्तन पूरा हो गया। लू यून उन्हें वापस मुख्य कक्षा में ले गई। इस बार फर्स्ट हाई स्कूल के 106 छात्रों ने बदलाव का अनुभव किया, जिसमें लिन मोयू को एक छुपा हुआ करियर मिला। उनमें से 12 ने लड़ाकू करियर में, 18 ने सहायक करियर में और बाकी ने जीवनशैली से जुड़े करियर में कदम रखा। यह अनुपात काफी अच्छा माना गया और लू यून इससे बहुत संतुष्ट थी। छात्रों, परिवर्तन की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। आपने चाहे जिस भी करियर में कदम रखा हो, आप सभी को अपने कौशल को निखारने और बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। कल से वेस्ट सी सिटी का नौसिखिए स्तर बढ़ाने वाला कालकोठरी आप सभी के लिए खुला रहेगा। आप व्यावहारिक युद्ध और स्तर बढ़ाने के लिए कालकोठरी में प्रवेश कर सकते हैं। जिनका करियर जीवन शैली से जुड़ा है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्कूल ने एक लाइफ स्किल्स हॉल की व्यवस्था की है, जहां शिक्षक आपको विभिन्न जीवन कौशलों में महारत हासिल करने में मार्गदर्शन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि 1 हफ्ते बाद होने वाली बड़ी परीक्षा में आप सभी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे और अपनी पसंद के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाएंगे। नौसिखियों के लिए बनाए गए लेवलिंग डंजन के बारे में जानकारी सभी को पता थी। अंदर मौजूद राक्षसों का स्तर 1 से 8 तक था और उनकी संख्या भी बहुत कम थी और उनकी कठिनाई का स्तर भी कम था। वेस्ट सी सिटी के बाहर के जंगल की तुलना में ये कहीं अधिक सुरक्षित था। बेशक आप चाहें तो नौसिखिए स्तर बढ़ाने वाले कालकोठरी में न जाकर सीधे जंगल की ओर जा सकते हैं। जहां तक जीवन और मृत्यु का सवाल है, तो यह आपका निजी मामला है। स्कूल की छुट्टी होते ही जियाजू ने लिन मोयू का रास्ता रोक दिया। गाओ यांग मुस्कुराया, मिस शिया, यह क्या है? क्या आपको हमारा मोयू पसंद आया? शियाजू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, दफा हो जाओ। जैसा आप कहें। गाओ यांग तुरंत वहां से चला गया। अध्याय 5, ईश्वरीय प्रतिभा, ईश्वरीय निष्क्रिय क्षमता, अजय तिलचिट्टा। शियाजू की लंबाई 1.7 मीटर थी। उनका शरीर सुडौल और चेहरा कोमल था। कई लोग उन्हें स्कूल की सबसे सुंदरी और देवी मानते थे। दुर्भाग्यवश लिन मोयू की लंबाई 85 मीटर थी, जो उससे भी अधिक थी, जिसके कारण जियाजू को भी उसे देखने के लिए ऊपर की ओर देखना पड़ता था। लिन मोयू, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, जियाजू ने घोषणा की। लिन मोयू ने हैरानी भरे भाव से उसकी ओर देखा। लिन मोयू को बात करना पसंद नहीं था। ये जानते हुए जियाजू ने आगे कहा, मैं तुमसे इस बात की प्रतियोगिता करना चाहती हूँ कि बड़ी परीक्षा में कौन बेहतर परिणाम लाता है। क्या तुम्हें हिम्मत है? ओह, लिन मोयू ने जियाजू के पास से गुजरते हुए जवाब दिया। शियाजू ने पैर पटकते हुए कहा, तो फिर बात पक्की हो गई। मैं हमेशा तुमसे नहीं हारूंगी। शियाजू ने सोचा था कि उनका असाधारण करियर आज लिन मोयू को जरूर पीछे छोड़ देगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन मोयू का कोई गुप्त करियर होगा। जादूगरनी की ताकत चाहे जो भी हो, ये स्पष्ट था कि वह फिर से हार गई थी। लेकिन जियाजू ने हार मानने से इनकार कर दिया। लिन मोयू घर लौट आए। घर खाली था। उन्होंने अपने लिए एक साधारण भोजन तैयार किया। कमरे में नामात्र का ही सामान था, लगभग कोई फर्नीचर था ही नहीं। एक अकेली तस्वीर सबसे अलग नजर आई। तस्वीर में एक युवा खूबसूरत महिला लिन मोयू और सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला थी। तस्वीर में दिख रही लिन मोयू धूप में मुस्कुरा रही थी। वह अब जैसा दिखता है उससे बिल्कुल अलग था। उनके अलावा युवती और बुजुर्ग महिला भी मुस्कुरा रही थी। ये तस्वीर 3 साल पहले ली गई थी। यहाँ पर पुनर्जन्म लेने के बाद उन्हें मूल मालिक की यादें और भावनाएं विरासत में मिली और उन्हें तस्वीर में दिख रहे दोनों लोगों के प्रति गहरा स्नेह महसूस हुआ। पृथ्वी पर अपने पिछले जीवन में वह एक अनाथ था जिसका कोई परिवार नहीं था। यहाँ उनके ऐसे रिश्तेदार थे जो उनसे प्यार करते थे और उनकी देखभाल करते थे। वह इसे दुगना महत्व देता था।
लेकिन अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं टिके। 2 साल पहले उनकी दादी का बीमारी के कारण निधन हो गया था। 1 साल पहले उनकी बहन भी समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए रवाना हो गई थी। अब घर पर सिर्फ वही बचा था। लिन मोयू धीरे धीरे कम बोलने लगी और उसका व्यवहार और भी ठंडा होता चला गया। मैं समर कैपिटल यूनिवर्सिटी भी जाऊंगा, लिन मोयू ने दृढ़ता से खुद से कहा। किसी और कारण से नहीं, बल्कि इसलिए कि लिन मोहन वहां मौजूद थी। हालांकि समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना बेहद मुश्किल था। पिछले साल पूरे वेस्ट सी सिटी से केवल लिन मोहन को ही प्रवेश मिला था। दरवाजे पर कोई खटखटाहट हुई थी। प्रिंसिपल लू यून दरवाजे पर एक पैकेट पकड़े खड़ी थी। मोयू, ये लो तुम्हारे खाने के लिए कुछ खाना। मैं कुछ दिनों में आपके लिए ताज़ा खाना लाऊंगा। लिन मोयू ने भोजन स्वीकार करते हुए कहा, धन्यवाद। लू यून ने सिर हिलाते हुए कहा, कल तुम्हें कालकोठरी में प्रवेश करना होगा। आराम करो। पिछले 1 साल से लू यून हर कुछ दिनों में खाना लेकर आती रही थी। ये वादा उन्होंने लिन मोहन से किया था। पिछले साल लिन मोहन को वेस्ट सी सिटी के सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था। लेकिन लिन मोहन जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह यहीं रहकर अपने भाई लिन मोयू की देखभाल करना चाहती थी। एक बार समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद वह कम से कम 3 साल तक वापस नहीं लौट पाएगी। लू यून ने बार बार लिन मोहन को समझाया और लिन मोयू का अच्छे से ख्याल रखने का वादा किया। तभी लिन मोहन समर कैपिटल यूनिवर्सिटी जाने के लिए राजी हुई। वेस्ट सी जैसे शहर के लिए यह बहुत बड़ा सम्मान था कि उसके एक छात्र को समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। ये घटना विशेष रूप से फर्स्ट हाई स्कूल और लू यून के लिए महत्वपूर्ण थी। लू यून ने अपना वादा निभाया और पिछले 1 साल से लगातार लिन मोयू का ख्याल रखा। उस रात लिन मोयू ने अपने कौशल का अध्ययन किया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त हो गई थी, जिससे वह किसी भी समय एक और कंकाल योद्धा को बुला सकता था। उसने अपनी बाईं हथेली में एक चमकीला लाल रत्न पकड़ रखा था। पुनर्जन्म के समय वो केवल यही एक वस्तु अपने साथ लाया था। जैसे ही उसने किसी को बुलाने के लिए अपना हाथ उठाया, अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। पता चला है कि मेजबान ने नेक्रोमेंसर करियर को सक्रिय कर लिया है। करियर आवश्यकताओं को पूरा करता है। अल्टीमेट टैलेंट सिस्टम अब बाध्यकारी है। विश्व के मूल का पता लगाना शुरू करना, कौशल को अनुकूलित करना। कौशल अनुकूलन पूर्ण हुआ। बधाई हो, मेजबान ने अद्वितीय ईश्वरीय प्रतिभा को जागृत कर लिया है। पूर्ण संवर्धन स्तर 1। बधाई हो, मेजबान ने निष्क्रिय कौशल क्षति स्थानांतरण प्राप्त कर लिया है। लिन मोयू का मनोबल टूट गया और उसने तुरंत अपने गुणों की जांच की। नाम लिन मोयू, पेशा नेक्रोमेंसर, अद्वितीय स्तर 1 0। 0% शक्ति 10, फुर्ती 10, आत्मा 20, उपकरण कोई नहीं। समोनिम स्पेस 1/10, कंकाल योद्धा मात्रा 1। प्रतिभा पूर्ण संवर्धन स्तर 1, अद्वितीय। निष्क्रिय कौशल क्षति स्थानांतरण। सक्रिय कौशल सोल फायर स्तर 1, कंकाल योद्धा को बुलाना स्तर 1। पूर्ण संवर्धन स्तर 1, सभी कौशल प्रभावों में 10 गुना वृद्धि। क्षति स्थानांतरण जादूगर द्वारा प्राप्त सभी क्षति बुलाए गए प्राणियों को स्थानांतरित कर दी जाती है। आत्मा की अग्नि स्तर 1, लक्ष्य की आत्मा को जला देती है, जिससे झुलसाने वाली क्षति होती है। शक्ति व्यक्ति की आत्मा और कौशल स्तर पर निर्भर करती है। कंकाल योद्धा को बुलाना स्तर 1, एक लौह श्रेणी के कंकाल योद्धा को बुलाता है। बुनियादी विशेषताओं में कोई बदलाव नहीं हुआ था, केवल एक प्रतिभा और एक निष्क्रिय कौशल को जोड़ा गया था। लेकिन इन दोनों को दैवीय कौशल कहा जा सकता है। ये प्रतिभा निस्संदेह असाधारण थी, एक अद्वितीय ईश्वर स्तरीय प्रतिभा जो स्तर 1 पर भी सभी कौशल प्रभावों को 10 गुना बढ़ा देती थी। लिन मोयू शब्दों में इस प्रतिभा की शक्ति का सटीक वर्णन नहीं कर सकती थी। उनके आमतौर पर शांत रहने वाले चेहरे पर भी सदमे के भाव दिखाई दिए। निष्क्रिय कौशल का प्रभाव भी उतना ही आश्चर्यजनक था। वास्तव में इसे ईश्वर स्तरीय कहा जा सकता है। सभी क्षति बुलाए गए प्राणियों को स्थानांतरित हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक उसके सारे बुलावे रद्द नहीं हो जाते तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसे मारने के लिए सबसे पहले उसके सभी बुलावे को खत्म करना होगा। इस निष्क्रिय कौशल की शक्ति स्वतः स्पष्ट थी। यदि उसके पास हजारों या दसियों हजारों सम्मन होते तो लिन मोयू व्यावहारिक रूप से अमर हो जाता। इस तरह की निष्क्रिय क्षमता के बारे में पहले कभी सुना भी नहीं गया था। काफी देर बाद लिन मोयू आखिरकार अपने सदमे से उबर गया। उसने देखा कि उसके बाएं हाथ में लगा लाल रत्न गायब हो गया था। तो ये तुम ही थे। लिन मोयू ने अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए लौह श्रेणी के कंकाल को बुलाया। उसके सामने एक भंवर प्रकट हुआ। एक कर्कश ध्वनि के साथ लोहे के स्तर का एक कंकाल भंवर से बाहर निकला। अध्याय 6, अकेले या टीम के साथ। पहली नजर में उसके सामने खड़ा लौह श्रेणी का कंकाल दोपहर में बुलाए गए कंकाल से बिल्कुल अलग नहीं लग रहा था। इसका स्वरूप नहीं बदला था, अब भी ऐसा लग रहा था जैसे इसे कूड़े के ढेर से निकाला गया हो। लेकिन दिखावे से धोखा हो सकता है। लौह श्रेणी का कंकाल योद्धा। शक्ति 150, फुर्ती 150, आत्मा 150, संविधान 150, कौशल कोई नहीं। बाहरी स्वरूप तो वही रहा, लेकिन विशेषताओं में नाटकीय परिवर्तन आ गया था। सभी गुणधर्मों में 10 गुना वृद्धि हुई।
ताकत, चपलता और जोश के अलावा शारीरिक बनावट में 10 गुना वृद्धि का मूल रूप से मतलब था कि कंकाल योद्धा की जीवन शक्ति और रक्षा क्षमता भी 10 गुना बढ़ गई थी। क्षति हस्तांतरण कौशल के साथ मिलकर लिन मोयू को मारना बेहद मुश्किल होगा। लिन मोयू ने अपने समनिंग स्पेस से कंकाल योद्धा को भी बुलाया और पाया कि उसके गुण भी 10 गुना बढ़ गए थे। इस पर भी पूर्ण संवर्धन का प्रभाव पड़ चुका था। जब उसके पास 10 स्पिरिट पॉइंट बचे थे तो लिन मोयू ने एक और आयरन रैंक कंकाल को बुलाया। फिर उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान लगाना आत्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका था और यह नींद का विकल्प भी हो सकता था। स्कूल के कई छात्र ऐसा कर सकते हैं। अगली सुबह लिन मोयू समय पर उठी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से पुनः प्राप्त हो गई थी। 3 लौ श्रेणी के कंकाल निष्ठापूर्वक उसके सामने पहरेदारों की तरह स्थिर खड़े थे। जैसे ही उनकी खोपड़ियों में आत्मा की अग्नि प्रज्वलित हुई, ठंडी हवाएं कमरे में बह निकली, जिससे तापमान कई डिग्री गिर गया। गर्मी में यह अच्छा रहेगा, गर्मी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, लिन मोयू ने सोचा। उसके होठों का कोना थोड़ा सा फड़क उठा। उसने चौथे कंकाल योद्धा को बुलाया। फिर उसने उन चारों कंकालों को अपने संबंध स्पेस में रख दिया। 10 स्पिरिट पॉइंट्स और 10 गुना संवर्धन वाले 4 आयरन रैंक कंकालों को रखते हुए लिन मोयू को लगा कि यह पर्याप्त है। 150 अंकों की शक्ति के साथ यहां तक कि स्तर 7 या 8 के शूरवीर योद्धा भी बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होंगे। स्कूल के गेट पर एक बस उनका इंतजार कर रही थी जो उन्हें कालकोठरी वाले स्थान पर ले जाएगी। जब वे कालकोठरी में पहुंचे तो वह पहले से ही खचाखच भरी हुई थी। न केवल फर्स्ट हाई स्कूल के छात्र नौसिखिया कालकोठरी में आए, बल्कि वेस्ट सी सिटी के लगभग सभी छात्र जिन्होंने अपना परिवर्तन पूरा कर लिया था वे भी वहां आए। वेस्ट सी सिटी में 6 हाई स्कूल थे, जिनमें से कल 800 से अधिक छात्रों ने नए स्कूलों में दाखिला लिया। उनमें से अधिकांश लाइफस्टाइल प्रोफेशनल बन गए। यहाँ 200 से भी कम लोग आ सके, जो कुल संख्या का 1/3 भी नहीं है। शिक्षक कालकोठरी में प्रवेश की प्रक्रियाओं को संभालने के लिए चले गए, जबकि छात्र इकट्ठा हो गए। बूढ़े लोग, तुमने इस बार सोने की खान पाली है। सिर्फ एक दुर्लभ लड़ाकू करियर ही नहीं, बल्कि एक अनोखा और गुप्त करियर भी। आपने सचमुच खजाना जीत लिया है। इन 2 वर्षों में आपका फर्स्ट हाई स्कूल का प्रदर्शन शानदार रहा है। पिछले साल लिन मोहन ने समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। क्या आप इस साल भी उनके दरवाजे खटखटाने की योजना बना रहे हैं? कई प्रधानाचार्य एकत्रित हुए और उत्साहपूर्वक बातचीत करने लगे। ल्यू यून का चेहरा खुशी से चमक रहा था। शियाजू और लिन मोयू वाकई असाधारण हैं। अगर संभव हो तो मैं वास्तव में आशा करता हूं कि वे समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें। शियाजू, क्या ये शिया परिवार की युवती है? और लिन मोयू, ये नाम लिन मोहन से इतना मिलता जुलता क्यों लगता है? ल्यू यून ने समझाया, शियाजू वास्तव में शिया परिवार की छोटी बेटी है। लिन मोयू, लिन मोहन का छोटा भाई है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शिया परिवार की वंशानुगत विरासत काफी अच्छी है। लिन मोयू की बात करें तो ये भाई बहन की जोड़ी वाकई असाधारण है। गाओ यांग ने लिन मोयू को कोहनी मारी और पूछा, क्या हम साथ मिलकर काम करना चाहेंगे? लिन मोयू ने गाओ यांग के निमंत्रण पर अपना सिर हिलाया। गाओ यांग ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, तुम बदमाश, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? मैं आपको दिल से आमंत्रित कर रहा हूं। अगर आप मुझे कोई अच्छा कारण नहीं देंगे तो मैं इस बात को नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से में दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान ने उसकी असलियत बता दी। लिन मोयू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और निश्चित रूप से गाओ यांग ने पल भर में अपना रवैया बदल दिया। बॉस, आप मेरे साथ टीम क्यों नहीं बनाते? लिन मोयू ने स्पष्ट रूप से कहा, साथ मिलकर खेलने से लेवल बढ़ने में देरी होती है। अकेले खेलना लेवल बढ़ाने के लिए तेज है। गाओ यांग ने उत्सुकता से पूछा, आपको कैसे पता? और पढ़ें, लिन मोयू ने जवाब दिया, जो एक और दुर्लभ प्रतिक्रिया थी। गाओ यांग ने अपना सिर खुजाया। जाहिर तौर पर उसे इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था। इसी क्षण जियाजू ने अचानक कहा, लिन मोयू सही कह रही है। 2 लोगों की टीम में हालांकि राक्षसों को मारना तेज होता है, लेकिन अनुभव दोनों लोगों के बीच बन जाता है। 2 लोगों की टीम अधिकतम मारने की गति को 50% से 60% तक बढ़ा सकती है, लेकिन राक्षसों को खोजने का समय निश्चित है, इसलिए समग्र दक्षता कम हो जाती है। वरिष्ठ खिलाड़ियों द्वारा संक्षेपित अनुभव के अनुसार लेवल 10 से नीचे के डेंगोन एकल खेलने के लिए उपयुक्त हैं। केवल लेवल 10 से ऊपर के डेंगोन ही टीम के लिए उपयुक्त हैं। शियाजू ने स्पष्ट रूप से समझाया और गाओ यांग, जो मूर्ख नहीं था, ने इस बारे में सोचने के बाद समझ लिया। इसी समय ल्यू यून चलकर वहां आ गई। शियाजू और लिन मोयू को छोड़कर सभी लड़ाकू पेशेवरों को कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए कुछ सहायक पेशेवरों के साथ टीम बनानी चाहिए। अकेले लेवल बढ़ाने के बारे में मत सोचो। याद रखो, भविष्य में उच्च कठिनाई वाले डंगनों में आप बिना सहायता के आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप अभी समर्थन नहीं लाते हैं तो जरूरत पड़ने पर समर्थन मिलने की उम्मीद न करें। यह इस तरह से काम नहीं करता है। सच कहूं तो अजनबियों के साथ टीम बनाने की बजाय अपने सहपाठियों के साथ टीम बनाना बेहतर है। कम से कम सहपाठियों के बीच एक बंधन तो होता है, वे खतरे में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ल्यू यून के शब्द स्पष्ट थे और वास्तव में सत्य थे। इससे उन लोगों को राहत मिली जो अकेले खेलने पर विचार कर रहे थे। यदि युद्ध पेशेवर सहायता नहीं लाते तो सहायता पेशेवरों की समतलीकरण गति बहुत धीमी होगी। किसी ने पूछा, शियाजू और लिन मोयू को सहायता लाने की आवश्यकता क्यों नहीं है? ल्यू यून ने गला साफ करते हुए कहा, वे अलग हैं। जियाजू समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती है, उसे जल्दी से अपनी पढ़ाई का स्तर बढ़ाना होगा। इसके अलावा जियाजू नौसिखियों की कालकोठरी में ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन बाद वह चली जाएगी। लिन मोयू की बात करें तो मुझे उनके करियर या उनकी युद्ध क्षमता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप सहायक पेशेवरों से पूछ सकते हैं कि क्या वे उनके साथ टीम बनाने को तैयार हैं।
अध्याय 7 आइए तुलना करें कि कौन तेजी से स्तर बढ़ाता है। कई सहायक खिलाड़ियों ने सिर हिलाया। सहायक चिकित्सक बनने वालों में से अधिकांश लड़कियां थीं। ये युवतियां लिन मोयू के कंकाल योद्धाओं से बेहद डरी हुई थीं, उनके लिए उसके साथ टीम बनाना किसी भी हालत में संभव नहीं था। लिन मोयू ने शांत भाव से कहा, शिक्षक लू, मैं भी समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में आवेदन करना चाहती हूँ। उसका मतलब स्पष्ट था, वह किसी के साथ टीम बनाकर नहीं खेलना चाहता था, वह अकेले ही खेलना चाहता था। लू यून ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या आपको पता है कि समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना कितना मुश्किल है? लिन मोयू ने सिर हिलाया, मुझे विश्वास है। लू यून ने लिन मोयू के दृढ़ संकल्प को समझा और कहा, मुझे आशा है कि तुम सफल होगे। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए पहली आवश्यकता शैक्षणिक स्तर थी। कम से कम लेवल 12, सुरक्षा के लिए लेवल 15 बेहतर रहेगा। पिछले साल लिन शियाहान को 16वें स्तर पर प्रवेश मिला था। महज एक हफ्ते में लेवल 12 तक पहुंचना आसान नहीं होगा। लेवल 15 तो और भी ज्यादा कठिन होगा। नौसिखिए कालकोटरी में सबसे उच्च स्तर के राक्षस केवल स्तर 8 के थे, जिससे वहां स्तर 12 तक पहुंचना असंभव था। बाहर का निर्जन इलाका उस नौसिखिए के तहखाने से कहीं अधिक खतरनाक था। उनके जैसे नवोदित पेशेवरों के लिए लापरवाही से बाहर निकलना आत्महत्या के समान था। योग्यता संबंधी आवश्यकता के अलावा अन्य शर्तें भी थीं। पूरी जानकारी परीक्षा के दौरान ही पता चलेगी। लू यून के अनुरोध पर कई पेशेवर लड़ाकू सैनिकों ने अपने सहयोगी भागीदारों का चयन किया। उन्होंने 2 या 3 लोगों की टीमें बनाई। गाओ यांग ने एक पैगंबर का समर्थन चुना। भविष्यवक्ता कुछ संवर्धन और मध्यम स्तर की उपचार क्षमता प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे अच्छे चिकित्सक बन जाते हैं। सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद स्कूल ने सभी को हथियार और उपकरण वितरित किए। योद्धाओं को उनके पेशे के आधार पर अलग अलग हथियार मिलते थे। मैं कितना शानदार दिख रहा हूँ। लोहे की तलवार और ढाल प्राप्त करने के बाद गाओ यांग ने शेखी बघारी, मानो वह स्वर्ग के बाद दूसरे स्थान पर हो। लिन मोयू को एक छड़ी भी भेंट की गई। कर्मचारी आध्यात्मिक शक्ति जोड़ 1, यह एक ऐसा हथियार था जिसमें नामात्र का ही बोनस था, यहाँ तक कि इसे श्रेणी के अनुसार वर्गीकृत भी नहीं किया गया था। यह व्यावहारिक रूप से बेकार था, केवल दिखावे के लिए था। शियाजू के पास अपना खुद का हथियार था और उसने स्कूल से कोई हथियार नहीं लिया था। उसका हथियार एक मंत्रों की किताब थी। लिन मोयू उसमें से प्रवाहित होती प्रबल ऊर्जा को महसूस कर सकती थी, जो संभवतः एक अच्छा हथियार था। कालकोटरी में प्रवेश करने से पहले जियाजू ने लिन मोयू से कहा, चलो देखते हैं कि कौन सबसे पहले लेवल अप करता है। लिन मोयू ने न तो सहमति दी और न ही इनकार किया। शियाजू ने गहरी सांस ली और अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर अपनी लंबी सफेद गर्दन दिखाए, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं इसे सहमति मान लूंगी। फिर वह मुड़ी और कालकोटरी में प्रवेश कर गई। लिन मोयू के होंठ हल्के से फड़क उठे, कितनी प्रबल प्रतिस्पर्धात्मक भावना है। कालकोटरी में उसके पीछे जाने से पहले उसने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। नौसिखियों के लिए बने कालकोटरी का वातावरण एक विशाल घास का मैदान था, जिसमें आधा मीटर से अधिक ऊंची हरी भरी घास थी। कई छोटे छोटे राक्षस घास में छिपे हुए थे, जिससे उन्हें ढूंढना मुश्किल हो रहा था। यहाँ राक्षसों की संख्या कम थी, जिससे ये जगह काफी सुरक्षित थी, लेकिन इससे एक समस्या भी पैदा हो गई। राक्षसों को ढूंढने में लगने वाला समय उन्हें मारने में लगने वाले समय से अधिक था। नौसिखियों के लिए बनाए गए कालकोटरी का उद्देश्य नए लोगों को युद्ध शैली से परिचित होने और उसमें ढलने में मदद करना था। लिन मोयू ने अपने 4 कंकाल योद्धाओं को बुलाया। जाओ और राक्षसों को ढूंढो और मार डालो। एक विचार आते ही चारों कंकाल योद्धा 4 अलग अलग दिशाओं में भाग गए। चटक चटक, जैसे जैसे वे भागे, उनके साथ ठंडी हवा के झोंके भी आए। वे बहुत तेज हैं। चपलता में 150 अंकों के साथ कंकाल योद्धाओं की दौड़ने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। पलक झपकते ही वे दर्जनों मीटर दौड़ चुके थे। इसी क्षण एक कंकाल योद्धा ने अपनी टूटी हुई तलवार घुमाई। बड़े कान वाले खरगोश को सफलतापूर्वक मार गिराया। अनुभव जोड़ 1-0। लेवल 1 के बड़े कान वाले खरगोश को कंकाल योद्धा ने तुरंत मार डाला। लिन मोयू ने अपने अनुभव की जांच की। इसमें 1% की वृद्धि हुई थी। प्रत्येक लेवल 1 मॉन्स्टर 1% अनुभव प्रदान करता था, जिसका अर्थ है कि उसे लेवल बढ़ाने के लिए 100 मॉन्स्टर्स को मारना होगा। बड़े कान वाले खरगोश को सफलतापूर्वक मार गिराया। अनुभव जोड़ 1-0। बड़े कान वाले खरगोश को सफलतापूर्वक मार गिराया। अनुभव जोड़ 1-0। चारों कंकाल योद्धाओं द्वारा लगातार बड़े कान वाले खरगोशों को ढूंढकर मारने के दौरान सूचनाएं लगातार दिखाई देती रहीं। महज कुछ ही मिनटों में लिन मोयू का अनुभव 10% बढ़ गया था। यह दक्षता अविश्वसनीय थी। लिन मोयू ने मूल रूप से नौसिखिए कालकोटरी में 2 दिन रहने और स्तर 8 तक पहुंचने के बाद वहां से निकलने की योजना बनाई थी। अब ऐसा लग रहा था कि शायद उसे इतना लंबा समय नहीं लगेगा। लिन मोयू ने अपनी क्षमता का उपयोग करके एक और लौ श्रेणी के कंकाल योद्धा को बुलाया। इसके बाद ये कंकाल योद्धा अन्य योद्धाओं के साथ मिलकर राक्षसों की खोज में जुट गया। लिन मोयू बैठ गई और ध्यान करने लगी। आधे घंटे बाद लिन मोयू ने अपना पहला लेवल अप हासिल किया। नाम लिन मोयू। पेशा नेक्रोमेंसर। अद्वितीय। स्तर 2-1। 0-0%। शक्ति 20। फुर्ती 20। आत्मा 40। उपकरण कोई नहीं। समोनिम स्पेस 5/20। कंकाल योद्धा मात्रा 5। प्रतिभा पूर्ण संवर्धन स्तर 1। अद्वितीय। निष्क्रिय कौशल क्षति स्थानांतरण। सक्रिय कौशल सोल फायर स्तर 2। कंकाल योद्धा को बुलाना स्तर 2। पूर्ण संवर्धन स्तर 1। सभी कौशल प्रभावों में 10 गुना वृद्धि। क्षति स्थानांतरण जादूगर द्वारा प्राप्त सभी क्षति बुलाए गए प्राणियों को स्थानांतरित कर दी जाती है। आत्मा की अग्नि स्तर 2। लक्ष्य की आत्मा को जला देती है, जिससे झुलसाने वाली क्षति होती है। शक्ति व्यक्ति की आत्मा और कौशल स्तर पर निर्भर करती है। कंकाल योद्धा को बुलाना स्तर 2। एक लौ श्रेणी के कंकाल योद्धा को बुलाता है। स्तर बढ़ने के साथ साथ उसके गुण भी बेहतर होते गए।
बुलाने की क्षमता 10 से बढ़कर 20 हो गई, जिससे अब 20 बार बुलाने की क्षमता हो गई। कौशल स्तर में भी वृद्धि हुई। मुझे आश्चर्य है कि क्या लेवल 2 के कंकाल योद्धा के गुण बदल गए हैं। लिन मोयू के ज्ञान के आधार पर कौशल स्तर बढ़ने के साथ साथ बुलाए गए प्राणियों के गुण भी बेहतर होने चाहिए। लेवल बढ़ने के कारण उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से बहाल हो गई। लिन मोयू ने अपनी क्षमता का प्रयोग किया और एक और लौह श्रेणी के कंकाल योद्धा को बुलाया। इस बार लिन मोयू ने एक अंतर देखा। लेवल 2 कौशल में अधिक आध्यात्मिक शक्ति की खपत होती है, जिससे एक कंकाल योद्धा को बुलाने के लिए आवश्यक शक्ति 10 से बढ़कर 15 अंक हो जाती है। हालांकि अभी भी आयरन रैंक का होने के बावजूद लेवल 2 का कंकाल योद्धा काफी चमकीला था। धूसर रंग काफी हद तक कम हो गया था। उसके शरीर पर दरारें भी कम थीं। लौह श्रेणी का कंकाल योद्धा। शक्ति 250, फुर्ती 250, आत्मा 250, संविधान 250, कौशल कोई नहीं। अध्याय 8 तीव्र प्रगति। लेवल 2 के कंकाल योद्धा के सभी गुण लेवल 1 की तुलना में 100 अंक बढ़ गए थे। वे सीधे 150 से 250 पर पहुंच गए। लिन मोयू जानता था कि यह वृद्धि वास्तव में इतनी नाटकीय नहीं थी, यह मुख्य रूप से उसकी असाधारण प्रतिभा के कारण थी। इसके बिना लेवल 2 के कंकाल में प्रत्येक विशेषता में केवल 25 अंक होंगे, जो लेवल बढ़ने के बाद 10 अंक बढ़ जाएंगे। चारों विशेषताओं में संतुलन बनाए रखने पर कुल 40 अंकों की वृद्धि सामान्य होगी। कमजोर तो नहीं है, लेकिन इतना मजबूत भी नहीं होना चाहिए। सबसे अहम बात थी उनकी प्रतिभा, अद्वितीय ईश्वर तुल्य प्रतिभा। यह प्रतिभा नेक्रोमेंसर के पेशे के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। लिन मोयू ने कंकाल योद्धाओं को बुलाने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करना जारी रखा, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 7 हो गई। ये 7 कंकाल योद्धा 7 कुलीन लड़ाकों की तरह थे, जो नौसिखियों के कालकोठरी में फैले हुए थे और लगातार राक्षसों को मार रहे थे। चाहे वे लेवल 1, 2 या 3 के ही क्यों न हो, सभी राक्षस बिना किसी अपवाद के उनकी जर्जर तलवारों के एक ही वार में ढेर हो गए। उनकी क्षमताएं बहुत प्रबल थीं। किसी भी कौशल का उपयोग किए बिना भी कंकाल योद्धाओं के पास असाधारण आक्रमण शक्ति थी। स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट में 250 पॉइंट्स, ये लगभग लेवल 10 के योद्धा के बराबर होना चाहिए, है ना? केवल लेवल 2 के कंकाल योद्धा जिनकी आक्रमण शक्ति लेवल 10 के बराबर है, वे नौसिखिया कालकोठरी पर हावी हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे 7 थे। नहीं, 7 तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे लिन मोयू की आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त होती जाएगी, वह आह्वान करना जारी रखेगा। लेवल 2 की ग्रे बिल्ली को मारा, अनुभव जोड़ 20। तीसरे स्तर के भूरे कुत्ते को मारा, अनुभव जोड़ 30। चौथे स्तर के नीली आंखों वाले चूहे राजा को मार गिराया, अनुभव जोड़ 40। इसमें शुरू से अंत तक एक ही वार में मौत हो जाती है, बिना किसी रोमांच के। कम से कम लेवल 10 के बराबर आक्रमण शक्ति का सामना करते हुए ये मात्र लेवल 3 या 4 के राक्षस बिना किसी कष्ट के तुरंत मर गए। लिन मोयू कंकालों के मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे कंकाल योद्धा आगे बढ़ते गए, लिन मोयू के मन में धीरे धीरे गुप्त क्षेत्र का नक्शा बनने लगा। अरे, इसमें ये फंक्शन भी है। कंकाल योद्धाओं द्वारा पार किए गए क्षेत्रों ने स्वतः ही एक मानचित्र का निर्माण कर दिया। राक्षसों को मारने के अलावा कंकाल योद्धा स्वचालित रूप से मानचित्र निर्माता भी बन गए। महज 1 घंटे में उनका अनुभव लगभग फिर से पूर्ण हो गया था और वे एक बार फिर से उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार थे। उन्होंने तो ध्यान करना भी छोड़ दिया। इतनी तेजी से हो रहे समतलीकरण के साथ इसकी किसे जरूरत थी? वह लेवल अप होने पर स्पिरिट पावर के स्वतः पूरी तरह से रिकवर होने का इंतजार कर सकता था। कंकाल योद्धाओं ने निर्दयता से हमला किया, एक ही वार में मौत। उन्होंने जरा भी दया नहीं दिखाई। इसी क्षण लिन मोयू ने एक ऐसे राक्षस को देखा जिसे कंकाल योद्धाओं ने नहीं मारा था। एक लेवल 2 ग्रे बिल्ली। घास में दुबके होने के कारण कंकाल योद्धाओं की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। कितना भाग्यशाली है वो, लिन मोयू ने मन ही मन सोचा। तभी उसकी हथेली में हरी लपटें भड़क उठी। आत्मा की अग्नि। फिलहाल यही उसकी एकमात्र आक्रमण क्षमता थी। लेवल 2 की ग्रे कैट पर हरी लपटें पल भर में प्रकट हुई, मानो वे टेलीपोर्ट हो गई हो। धूसर बिल्ली ने दर्द भरी चीख मारी, 2 बार तड़पी और मर गई। 10 गुना बढ़ी हुई आक्रमण क्षमता का सामना करते हुए ग्रे कैट को केवल तुरंत ही मारा जा सकता था। लेवल 2 की ग्रे बिल्ली को मारा, अनुभव जोड़ 20। ग्रे बिल्ली की मौत हो गई, लेकिन देखने में उस पर जलने के कोई निशान नहीं थे। लिन मोयू समझ गई, जैसा कि कौशल के विवरण में कहा गया था, सोलफायर लक्ष्य की आत्मा पर हमला करता है। ये कौशल एक मानसिक हमला था। वह फिर से चौंक गया। मानसिक हमलों की एक सामान्य विशेषता होती है, वे बचाव को नजरअंदाज कर देते हैं। आपकी शारीरिक रक्षा कितनी भी मजबूत हो या आपकी मौलिक प्रतिरोधक क्षमता कितनी भी अधिक हो, आप मानसिक हमलों का सामना नहीं कर सकते। छिपे हुए करियर वाकई बहुत शक्तिशाली होते हैं। मेरे दोनों कौशल बेहद मजबूत हैं। टैलेंट बोनस के बिना भी नेक्रोमेंसर किसी भी दिग्गज करियर से कमजोर नहीं होगा। लिन मोयू का अपना एक मत था। यह शायद व्यापक या वस्तुनिष्ठ न हो, लेकिन उनका मानना था कि यह लगभग 8 या 9% सही था। उसके शरीर से प्रकाश का एक स्तंभ फूट पड़ा। उसने अपना स्तर बढ़ा लिया था। सभी गुणों में 10 अंकों की और वृद्धि हुई, जबकि आध्यात्मिक शक्ति में 20 अंकों की वृद्धि हुई। स्केलेटन वॉरियर स्किल भी लेवल 3 पर पहुंच गई। 4 मुख्य विशेषताओं में 10 अंकों की और वृद्धि हुई, जो प्रवर्धन के बाद 100 अंक हो गए। उन्होंने चौंका देने वाले 350 अंक हासिल किए। लिन मोयू ने कंकाल योद्धा को बुलाने की क्षमता का लगातार उपयोग करते हुए एक के बाद एक 3 और कंकाल योद्धाओं को बुलाया, जिससे कालकोठरी में उनकी कुल संख्या 10 हो गई। ये 10 कंकाल योद्धा एक विनाशकारी शक्ति की तरह कालकोठरी में उत्पात मचाते हुए आगे बढ़े। चौथे स्तर के नीली आंखों वाले चूहे राजा को मार गिराया, अनुभव जोड़ 40। लेवल 5 के हरे भेड़िए को मारा, अनुभव जोड़ 50। यहां तक कि लेवल 5 के राक्षस भी कंकाल योद्धाओं के एक ही वार में ढेर हो गए।
लिन मोयू को खुद अभिनय करने की भी जरूरत नहीं थी, उसे बस अनुभव प्राप्त करने के लिए इंतजार करना था। इस रफ्तार से तो वह ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में फिर से लेवल बढ़ा सकता है। कुछ अन्य लोगों के लिए पहले दिन ही लेवल 3 तक पहुंचना अच्छा होगा और उसके बाद गति धीमी होती जाएगी। आखिरकार लू यून की उनसे यही अपेक्षा थी कि वे 1 सप्ताह में लेवल 8 तक पहुंच जाएं। उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए 8वां स्तर पर्याप्त था, जब तक कि आप देश भर के उन शीर्ष 50 प्रतिष्ठित स्कूलों में आवेदन नहीं करना चाहते जिनके लिए स्तर 9 या यहां तक कि 10 की आवश्यकता होती है। कालकोठरी के बाहर स्कूल के प्रधानाचार्य फिर से बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने लगे। वे एक मेज के चारों ओर इकट्ठा हुए, चाय बनाए और बेशर्मी से गपशप की। मुझे आश्चर्य है कि इस साल पहले दिन ये बच्चे किस स्तर तक पहुंचेंगे। क्या किसी को याद है कि इससे पहले सबसे अधिक रिकॉर्ड क्या था? मुझे लगता है कि यह लेवल 5 था, है ना? सु क्यानिक सिंह और लिन मोहन दोनों पिछले साल लेवल 5 पर पहुंच चुके थे। सु क्यानिक सिंह और लिन मोहन दोनों का करियर असाधारण था और इस साल की शियाजू का करियर भी असाधारण है। दोनों का करियर लगभग एक जैसा ही होना चाहिए। उनके पहले दिन की समतलीकरण गति से हम मूल रूप से अगले कुछ दिनों के लिए उनकी समतलीकरण गति का अनुमान लगा सकते हैं। अगर छोटी शियाजू पहले दिन ही लेवल 5 तक नहीं पहुंच पाती है तो उसके लिए समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला पाना मुश्किल होगा। उनकी बातचीत सुनते हुए लू यून ने मन ही मन सोचा, मुझे आश्चर्य है कि लिन मोयू किस स्तर तक पहुंच सकती है। एक गुप्त करियर कमजोर नहीं होना चाहिए। लेवल 5 के बाद लेवल बढ़ने की गति काफी धीमी हो जाएगी। उन्होंने जिस पहले दिन का जिक्र किया था वह वास्तव में 12 घंटे का था। कालकोठरी में प्रवेश करते ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाती थी और वे 12 घंटे बाद स्वचालित रूप से बाहर निकल जाते थे। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि वे इन 12 घंटों में कितने स्तर हासिल कर सकते हैं। अचानक एक शक्तिशाली आभा उन पर छा गई। अध्याय 9, तेजी से बढ़ती हुई लेवलिंग गति। लू यून ने नवागंतुक को हाथ हिलाकर कहा, मास्टर शिया, आइए और बैठिए। शिया डोंगयांग वेस्ट सी सिटी में शिया परिवार के मुखिया और शियाजू के पिता। टेबल पर अभी भी जगह थी और जिया डोंगयांग बिना किसी झिझक के बैठ गया। बैठने के बाद उन्होंने कहा, प्रधानाचार्यों को नमस्कार। शिया डोंगयांग का रूप रंग गंभीर था और वह बिना क्रोध के सम्मान का पात्र थे। लू यून ने शिया डोंगयांग के लिए चाय डाली और कहा, मास्टर शिया, छोटी शियाजू का हालचाल जानने आए हैं, है ना? शिया डोंगयांग मुस्कुराए और बोली, पिछले कुछ वर्षों से छोटी शियू प्रिंसिपल लू की देखरेख में है। लू यून ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। शियाजू बहुत बुद्धिमान है और उसका करियर परिवर्तन बहुत सफल रहा। शिया डोंगयांग ने कहा, मुझे परिवार से खबर मिली। मैं आज ही पश्चिम सागर शहर लौटा हूं। दुर्भाग्य से शियाजू के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। लू यून को पता था कि जिया डोंगयांग बहुत व्यस्त थी और घर पर कम ही रहती थी। हम अभी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या जियाजू आज के 12 घंटे के डंजन रन के अंत तक लेवल 5 तक पहुंच पाएगी। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला पाना उसके लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। शिया डोंगयांग ने कहा, सब ठीक होना चाहिए। अगर वह थोड़ी कम भी रह जाती है तो मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगा। लू यून ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इसकी सलाह नहीं देता। मैं शियाजू के स्वभाव को जानता हूं। अगर तुम ऐसा करोगे तो वह तुमसे नाराज हो जाएगी। शिया डोंगयांग ने आह भरी, क्योंकि वह ये सब अच्छी तरह से जानता था। विषय बदलते हुए जिया डोंगयांग ने पूछा, मैंने सुना है कि आपके स्कूल ने कल के परिवर्तन के दौरान एक नया करियर पेश किया है। बधाई हो। वह कौन सा करियर है? लू यून का चेहरा चमक उठा। इस पेशे का नाम नेक्रोमेंसर है। ऐसा पेशा हमने पहले कभी नहीं देखा। ये कंकालों को बुला सकता है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह कितना शक्तिशाली है। सभी गुप्त करियर शक्तिशाली नहीं होते। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें गुप्त करियर बेकार साबित हुए हैं। क्या कंकालों को बुलाया जा सकता है? ये कुछ हद तक डरावना और बुरा लगता है। इसके अलावा नेक्रोमेंसर शीर्षक सुनने में बहुत सुखद नहीं लगता। मृतकों और आत्माओं से निपटना स्वाभाविक रूप से बेतहाशा कल्पनाओं को जन्म देता है। लू यून ने जिया डोंगयांग के विचारों को भांपते हुए कहा, चिंता मत करो, मुयू एक अच्छा लड़का है, भले ही वह ज्यादा बोलता न हो। उसकी बहन को तो पिछले साल समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल गया था। अगर छोटी शियाजू समर कैपिटल यूनिवर्सिटी जाती है तो आप लिन मोहन से उसकी देखभाल करने के लिए कह सकते हैं। लू यून के शब्दों से आश्वस्त होकर जिया डोंगयांग निश्चिंत हो गई। कई सालों से एक दूसरे को जानने के कारण शिया डोंगयांग लू यून के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानता था। नौसिखिए कालकोठरी में लिन मोयू को अपने कंकाल योद्धाओं से जानकारी प्राप्त हुई। अधिकतम दूरी तक पहुंच गया, अब और दूर नहीं जा सकता। सबसे दूर स्थित कंकाल योद्धा अब लिन मोयू से 500 मीटर दूर था। वह कंकालनुमा योद्धा 500 मीटर के निशान पर खड़ा था, आगे नहीं बढ़ रहा था। लिन मोयू को एहसास हुआ कि कंकाल योद्धाओं को फिलहाल उससे 500 मीटर के दायरे में ही रहना होगा। यह देखकर कि अन्य कंकाल योद्धा भी लगभग इसी दूरी तक पहुंचने वाले थे, लिन मोयू के पास उन्हें वापस लौटने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब वह अनुपस्थित बॉस बनकर नहीं रह सकता था, इसलिए लिन मोयू ने एक दिशा चुनी और कालकोठरी में और गहराई तक चला गया। 10 कंकाल योद्धाओं ने सामने एक पंखे के आकार में घेरा बना लिया और लिन मोयू से लगभग 100 मीटर की दूरी बनाए रखी। रास्ते में आने वाले किसी भी राक्षस को कंकाल योद्धाओं ने तुरंत मार डाला। कालकोठरी में प्रवेश करने के 4 घंटे बाद लिन मोयू ने अपना तीसरा लेवल अपग्रेड प्राप्त कर लिया। नाम लिन मोयू, पेशा नेक्रोमेंसर, अद्वितीय, स्तर 400%, शक्ति 40, फुर्ती 40, आत्मा 80, उपकरण कोई नहीं, समोनिम स्पेस 10/40, कंकाल योद्धा मात्रा 10, प्रतिभा पूर्ण संवर्धन स्तर 1, अद्वितीय, निष्क्रिय कौशल क्षति स्थानांतरण, सक्रिय कौशल सोल फायर स्तर 4, कंकाल योद्धा को बुलाना स्तर 4,
लेवल बढ़ाने के बाद लिन मोयू ने कंकाल योद्धाओं को बुलाना जारी रखा। अब एक कंकाल योद्धा को बुलाने में 25 स्पिरिट पॉइंट खर्च होते हैं। उसने 4 घंटे में 3 बार अपना लेवल बढ़ाया था। कंकाल योद्धाओं की संख्या बढ़ने के साथ लेवलिंग की गति में ज्यादा कमी नहीं आई, बल्कि इसमें तेजी आने के संकेत दिखाई दिए। लिन मोयू अपनी कंकाल सेना का नेतृत्व करते हुए आधिकारिक तौर पर नौसिखिए कालकोटरी के उत्तरार्ध में प्रवेश कर गया। लेवल 5 और 6 के बड़ी संख्या में राक्षस प्रकट होने लगे, लेकिन 450 की ताकत वाले कंकाल योद्धाओं का सामना करते हुए वे सभी एक ही वार में ढेर हो गए। लेवल 5 के हरे भेड़िए को मारा, अनुभव जोड़ 5-0। लेवल 6 ब्लैक पैंथर को मार गिराया, अनुभव जोड़ 6-0। लिन मोयू के लिए लेवल 1 के राक्षसों को मारना उतना ही कारगर था जितना कि लेवल 6 के राक्षसों को मारना। इसलिए स्तर जितना ऊंचा होगा और राक्षसों की आबादी जितनी घनी होगी उतना ही बेहतर होगा। 3 और कंकाल योद्धाओं को बुलाने के बाद कुल 13 कंकाल योद्धाओं ने नौसिखियों के कालकोटरी को तहस नहस कर दिया। अनुभव अंक तेजी से बढ़े। कंकाल योद्धाओं की संख्या बढ़ने से लेवलिंग की गति कम होने के बजाय बढ़ गई। इस रफ्तार से तो मैं 1 घंटे से भी कम समय में फिर से लेवल बढ़ा सकता हूँ। नौसिखिए कालकोटरी में पहले दिन के 12 घंटों में क्या मैं सीधे स्तर 8 तक पहुंच सकता हूं? यह मेरी उम्मीद से दोगुनी तेजी से हो रहा है। लेवल 8 पर पहुंचने के बाद मैं वेस्ट सी सिटी के बाहरी इलाके में जा सकता हूं, जहां उच्च स्तर के राक्षस हैं। लिन मोयू ने पहले ही अपने समतलीकरण मार्ग की योजना बना ली थी। वेस्ट सी सिटी के बाहरी इलाके में जाने के लिए स्कूल की अनुमति आवश्यक थी, अन्यथा शहर के गार्ड उसे बाहर नहीं निकलने देते। स्तर 8 न्यूनतम मानक था, यह इससे कम नहीं हो सकता था। स्तर 7 के भूरे भालू को मारा, अनुभव जोड़ 70। जैसे जैसे लिन मोयू गहराई में जाती गई, लेवल 7 के राक्षस प्रकट होने लगे, जो अभी भी एक ही वार में मारे जा सकते थे। नौसिखियों के लिए ये कालकोटरी बनाई गई थी। राक्षस कमजोर थे, समग्र वातावरण सरल था और यह जंगल की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित था। इसलिए भले ही लिन मोयू आसानी से लेवल बढ़ा रहा था और राक्षसों को मार रहा था, फिर भी वह सतर्क रहा। उनकी याद में लिन मोहन एक बार पश्चिम सागर शहर के बाहरी इलाके से खून से लथपथ घायल अवस्था में लौटा था। उसने लिन मोयू को बहुत गंभीरता से बताया कि एक शेर भी खरगोश को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है और किसी भी स्थिति में कभी भी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। लिन मोयू ने इन शब्दों को अपने हृदय में दृढ़ता से संजो लिया और अब वह ठीक यही कर रहा था। अध्याय 10, मुझसे तेज कोई भी लेवल अप नहीं कर सकता। स्तर 4 99.00%। लिन मोयू ने अपने आंकड़े देखे, वह फिर से लेवल बढ़ाने के लिए तैयार था। 13 कंकाल योद्धा चारों ओर राक्षसों का संहार कर रहे थे, जिससे उसका अनुभव लगातार बढ़ रहा था। पिछले स्तर की तुलना में ये स्तर अधिक तेजी से पूरा हुआ, इसमें केवल 50 मिनट लगे। कंकाल योद्धाओं की संख्या बढ़ने और राक्षसों की आबादी घनी होने के बावजूद मारने की गति में कोई बदलाव नहीं आया है। इसी वजह से समतलीकरण की गति घटने के बजाय बढ़ रही है। लिन मोयू ने अपनी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया। अब वह नौसिखियों के कालकोटरी की गहराई में पहुंच चुका था, जहां वह 6ठे और 7वें स्तर के राक्षसों से घिरा हुआ था। केवल उच्चतम स्तर 8 के राक्षस ही अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। यहाँ राक्षसों की संख्या बढ़ने से अनुभव प्राप्ति की गति तेज हो गई। कंकाल योद्धा अथक कुलीन लड़ाकों की तरह एक एक करके राक्षसों की जान लेते रहे। अफसोस की बात सिर्फ ये थी कि नौसिखिए स्तर के कालकोटरी में मौजूद राक्षस कोई भी वस्तु नहीं गिराते थे। आखिरकार यह एक नौसिखियों का कालकोटरी था, जिसे नए पेशेवरों को जंगल से बिल्कुल अलग, युद्ध के अनुकूल होने के लिए डिजाइन किया गया था। नौसिखिए कालकोटरी में लगभग सभी राक्षस समग्र रूप से कमजोर हो गए थे। यहाँ केवल लेवल 8 के राक्षस ही कमजोर नहीं हुए थे, उनकी ताकत जंगल के राक्षसों के बराबर बनी रही। लेवल 8 तक पहुंचकर और लेवल 8 के राक्षसों का सामना करके किसी को काफी युद्ध अनुभव प्राप्त हो जाना चाहिए। लेवल 8 के बाद वे नौसिखिए कालकोटरी से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए लेवल 8 के राक्षस एक सेतु का काम करते थे, जिससे नए करियर पेशेवरों को जंगल के राक्षसों की ताकत का अनुभव मिलता था। इस तरह जब वे वास्तव में जंगल में लड़ेंगे तो वे अप्रत्याशित हमले से नहीं बचेंगे। जैसे ही समतलीकरण प्रकाश स्तंभ फिर से प्रकट हुआ, लिन मोयू अंततः स्तर 5 पर पहुंच गई। गुण बढ़े, कौशल में सुधार हुआ, कंकाल योद्धाओं की ताकत में भी वृद्धि हुई, उनके सभी गुणों में 100 अंकों की और वृद्धि हुई। स्तर 7 के भूरे भालू को मारा, अनुभव जोड़ 70। स्तर 7 के भूरे भालू को मारा, अनुभव जोड़ 70। कंकाल योद्धा लिन मोयू के स्तर में वृद्धि के बावजूद नहीं रुके, वे अथक रूप से राक्षसों की तलाश करते रहे और उन्हें तुरंत मार डालते रहे। जब से लिन मोयू ने कालकोटरी में प्रवेश किया था, कंकाल योद्धा एक बार भी नहीं रुके थे। ओह, समतलीकरण की गति धीमी हो गई है। लिन मोयू ने गौर किया कि लेवल 5 पर पहुंचने के बाद लेवल बढ़ने की गति काफी कम हो गई। लेवल 4 पर लेवल 7 के भूरे भालू को मारने से लगभग 0.2% अनुभव प्राप्त होता था। लेवल बढ़ाने के लिए सिर्फ 500 दुश्मनों को मारना पड़ा, लेकिन लेवल 5 पर लेवल 7 के भूरे भालू को मारने से अनुभव में केवल 0.1% की वृद्धि होती है। अब लेवल बढ़ाने के लिए 1000 दुश्मनों को मारना होगा। समतलीकरण की गति आधी हो गई थी। इस रफ्तार से तो सामान्य पेशेवर लोगों को एक हफ्ते में ही लेवल 12 तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। कालकोटरी से निकलकर पश्चिम सागर शहर के बाहरी इलाके में जाने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं है। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला पाना वाकई मुश्किल है। मुझे हैरानी होती है कि मेरी बहन पिछले साल 16वें स्तर तक कैसे पहुंच गई। लिन मोयू ने हिसाब लगाया कि समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में आवेदन करने के लिए उसे कम से कम 12वीं कक्षा की आवश्यकता होगी। एक सप्ताह में लेवल 12 तक पहुंचने के लिए उसे 3 दिनों के भीतर नौसिखिया कालकोटरी में लेवल 8 तक पहुंचना होगा। लेवल 8 के बाद वह उच्च स्तर के राक्षसों का शिकार करने के लिए वेस्ट सी सिटी के बाहरी इलाके में चला जाता था। तभी शायद एक सप्ताह में लेवल 12 तक पहुंचना संभव हो पाएगा।
इस बारे में सोचे तो पिछले साल लिन मोहन का लेवल 16 तक पहुंचना वाकई अविश्वसनीय रूप से तेज गति थी। लिन मोयू ने अपनी क्षमताओं का फिर से उपयोग किया, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त करते हुए 3 और कंकाल योद्धाओं को बुलाया। अब कुल 16 कंकाल योद्धा लगातार राक्षसों की तलाश करते और उन्हें मारते थे। लिन मोयू के लिए राक्षसों को खोजने में बिताया गया समय उन्हें मारने में बिताए गए समय से कहीं अधिक था। 16 कंकाल योद्धाओं के बीच 1000 से अधिक राक्षसों को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। महज 1 घंटे से थोड़े अधिक समय में वह लेवल 6 तक पहुंच सकता था। कई लड़ाके होने का यही फायदा है। लिन मोयू लगातार आगे बढ़ती रही। कंकाल योद्धा आगे का रास्ता साफ करते हुए घास में छिपे सभी राक्षसों को ढूंढकर तुरंत मार डालते रहे। कुछ और देर चलने के बाद कालकोठरी का भूभाग आखिरकार बदल गया। घास का मैदान समाप्त हो गया और आगे एक जंगल दिखाई देने लगा। लिन मोयू जानती थी कि यह नौसिखियों के लिए निर्धारित कालकोठरी का अंत था। कालकोठरी के 8वें स्तर के राक्षस इस जंगल में छिपे हुए थे। कालकोठरी में प्रवेश किए हुए 6 घंटे और 42 मिनट हो चुके हैं, 7 घंटे भी नहीं हुए। कालकोठरी के अंत तक पहुंचने वाला मैं अकेला ही हूंगा। कालकोठरी खुलने के बाद से अब तक 7 घंटे से कुछ अधिक समय बीत चुका है और संभवतः अधिकांश लोग केवल स्तर 3 तक ही पहुंच पाए हैं। यहां तक कि शियाजू भी ज्यादा से ज्यादा 4थे स्तर पर होगी, शायद वह भी नहीं। लिन मोयू का मानना था कि उसकी समतलीकरण की गति बाकी सभी से तेज थी। वह बिना रुके जंगल की ओर चल पड़ा। ये देखना चाहता था कि बिना कमजोर हुए लेवल 8 के राक्षस कितने शक्तिशाली हैं। क्या उसके कंकाल योद्धा उनका सामना कर पाएंगे? इससे उसे कल जंगल में जाने के लिए भी तैयारी करने में मदद मिलेगी। कंकाल योद्धा आगे का रास्ता साफ करते हुए लिन मोयू से पहले जंगल में भाग गए। कंकाल योद्धा राक्षसों की तलाश में तेजी से दौड़ रहे थे, तभी जंगल में चटकने की आवाजें गूंज उठी। कोई राक्षस नहीं। कंकाल योद्धाओं को कोई राक्षस नहीं मिला था। लिन मोयू को यह अजीब लगा और वह उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, अचानक एक पेड़ की शाखा उस पर टूट पड़ी। शाखा एक लंबे चाबुक की तरह बिजली की गति से लिन मोयू पर जा टकराई। यह इतनी तेजी से हुआ कि लिन मोयू को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। दिखने में शक्तिशाली लगने वाली उस शाखा से लिन मोयू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लिन मोयू को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मानो किसी अदृश्य कवच ने उसकी रक्षा की हो। निष्क्रिय कौशल, क्षति स्थानांतरण। उसे जो भी नुकसान हुआ होगा वह स्वतः ही उसके समन में जुड़ जाएगा। उसके सभी समन समाप्त होने से पहले उसे कोई नुकसान नहीं होगा। यह सचमुच एक दैवीय कौशल था जो उनकी ईश्वरीय प्रतिभा से कुछ ही कमतर था। अध्याय 11। मैंने उन सबको मार डाला, इसलिए मैं बाहर आ गया। लिन मोयू ने शाखा के मालिक को देखा, जो लगभग 3 मीटर ऊंचा पेड़ था। उसने कुछ बुनियादी जानकारी प्राप्त करने के लिए जासूसी कौशल का उपयोग किया, जो कि हर किसी के पास होता है। विप ट्री स्तर 8। विवरण आमतौर पर निष्क्रिय रहता है, गुजरने वाले जीव जंतुओं पर हमला करता है। कंकाल योद्धाओं पर पहले हमला नहीं किया गया था क्योंकि वे जीवित प्राणी नहीं थे और उनमें जीवन की आभा नहीं थी। लेकिन जब लिन मोयू ने प्रवेश किया तो कोड़े के पेड़ ने उस पर हमला कर दिया। विप ट्री ने लिन मोयू पर हमला जारी रखा। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लिन मोयू इतना मूर्ख नहीं था कि वह बस खड़ा रहे। वह तुरंत कुछ मीटर पीछे हट गया, पेड़ के हमले की सीमा से बाहर। विप ट्री हिलने डुलने में असमर्थ था, इसलिए लिन मोयू के पीछे हटने के बाद उसने हमला करना बंद कर दिया। उन्होंने इस पर वाकई बहुत सोच विचार किया है। लिन मोयू ने कालकोठरी के डिजाइनरों के इरादों को समझते हुए महसूस किया। कमजोर निम्न स्तरीय राक्षसों से लेकर जंगल की समकक्ष शक्ति वाले स्तर 8 के राक्षसों तक उन्होंने घात लगाकर हमला करने में सक्षम एक स्थिर पौधे जैसे राक्षस को चुना। विप ट्री की घात लगाकर हमला करने की क्षमता नए करियर वाले पेशेवरों को जंगल के खतरों का शुरुआती अनुभव करने का मौका देती है। इसकी गतिहीनता ने इसे खिलाड़ियों का पीछा करने से रोक दिया, जिससे खतरे में होने पर उन्हें सुरक्षित रूप से पीछे हटने का मौका मिल गया। विप ट्री की आक्रमण सीमा कई रेंज वाले करियर के बराबर थी, जिससे उन्हें लाभ उठाने से रोका जा सका। इस डिजाइन ने नए खिलाड़ियों को सुरक्षित रूप से लेवल 8 के असली राक्षसों से लड़ने की अनुमति दी, जिससे हताहतों की संख्या कम करते हुए विकास को बढ़ावा मिला। लिन मोयू ने कोड़े के पेड़ पर हमला करने के लिए एक कंकाल योद्धा को भेजा। पेड़ ने तभी प्रतिक्रिया दी जब उस पर हमला हुआ और उसकी शाखाएं तेजी से फैल गईं। तेज हमलों के बावजूद कंकाल योद्धा के उच्च गुणों 550 संविधान ने इसे अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ बना दिया। अरे, एक ही गोली में नहीं मरा। लिन मोयू थोड़ी हैरान हुई। विप ट्री को नष्ट करने में 4 बार लगे। लेवल 8 विप ट्री को नष्ट किया, अनुभव जोड़ 160। लिन मोयू ने गणना की कि लेवल 7 के राक्षसों को मारना अधिक कुशल था। लेवल 8 के लिए 40 एक्सपी प्रति हिट की तुलना में 70 एक्सपी प्रति हिट। हालांकि राक्षसों को खोजने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए लेवल 8 के विप ट्रीज का घना जंगल लेवल बढ़ाने के लिए आदर्श था। उत्साहित होकर लिन मोयू ने अपने कंकाल योद्धाओं को पेड़ों पर हमला करने के लिए भेजा। उनका अनुभव एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा। जहां अन्य लोगों की प्रगति स्तर 5 के बाद धीमी हो गई, वहीं लिन मोयू की प्रगति की गति बढ़ गई। वह मात्र 50 मिनट में ही लेवल 6 तक पहुंच गया, जो उम्मीद से कहीं अधिक तेज था। कालकोठरी के बाहर जैसे ही शाम हुई, लुयुन, अन्य मुख्य पात्र और जिया डोंगयांग वहीं मौजूद रहे, जिन्होंने पूरा दिन वहीं बिताया था। अचानक कालकोठरी का प्रवेश द्वार तेजी से चमक उठा। कोई बाहर आ रहा है, उन्होंने देखा और उन्हें चिंता हुई कि कुछ गड़बड़ हो गई है। लिन मोयू प्रकाश से बाहर निकली। लू यून जल्दी से पास आए और बोली, मोयू, तुम बाहर क्यों हो? लिन मोयू ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैंने उन सभी को मार डाला, इसलिए मैं बाहर आ गई। इस शांत कथन को सुनकर लू यून क्षण भर के लिए भ्रमित हो गई। फिर उसने लिन मोयू का स्तर देखा। लिन मोयू, नेक्रोमेंसर, लेवल 7। अध्याय 12। ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ना। लू यून स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। आप लेवल 7 पर हैं। उसके लहजे में हैरानी झलक रही थी।
लू यून को भी अपनी आंखों पर शक हो रहा था। आश्चर्य ने उसके मन को घेर लिया, जिससे वह क्षण भर के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले का उच्चतम रिकॉर्ड केवल स्तर 5 का था, लेकिन लिन मोयू कालकोठरी से स्तर 7 पर बाहर निकली थी। महज 10 घंटों में। अंदर पर्याप्त राक्षस नहीं थे, नहीं तो मैं लेवल 8 तक पहुंच जाता। शिक्षक लू, मैं वेस्ट सी सिटी के बाहरी इलाके में जाने के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। लिन मोयू ने शहर छोड़ने की अनुमति मांगते समय स्पष्टवादिता से बात की। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कालकोठरी में मौजूद राक्षसों को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति कालकोठरी में दोबारा प्रवेश करता था तो राक्षसों की स्थिति फिर से सामान्य हो जाती थी। आज तक किसी ने भी 12 घंटे में पूरे कालकोठरी को पार नहीं किया था। आखिरकार यह एक नौसिखियों के लिए बनाया गया कालकोठरी था। कम कौशल, कमजोर युद्ध क्षमता और अनुभवहीन नए पेशेवर, विशेषकर सबसे गहरे हिस्से में मौजूद लेवल 8 के राक्षस, जो जंगल में पाए जाने वाले राक्षसों जितने ही शक्तिशाली थे। लेकिन लिन मोयू ने यह कारनामा 10 घंटे से भी कम समय में कर दिखाया था। उन्होंने सारे नियमों को तोड़ दिया और रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। लू यून का दिमाग तेजी से सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वह पूरी तरह से सदमे में था। शिक्षक लू यून की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर लिन मोयू ने लू यून की आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए फिर से आवाज लगाई। कुछ देर बाद लू यून को आखिरकार होश आया और उसने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, मैं सहमत हूँ। मैं आपको शहर छोड़ने का परमिट तुरंत जारी कर देता हूँ। अभी आराम करो। तुम्हारे सहपाठियों के बाहर आने के बाद हम तुम सबको वापस भेज देंगे। लिन मोयू ने अपने कार्यों से अपनी ताकत साबित कर दी थी और शहर छोड़ने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। अब उनकी योजना सुचारू रूप से आगे बढ़ सकती थी। लू यून मेज पर वापस लौट आया, जहां अन्य प्रधानाचार्य उसे उत्सुकता से देख रहे थे। बूढ़े लू, अभी क्या हुआ? वह छात्र जल्दी बाहर क्यों आ गया? क्या कोई समस्या है? हाँ, क्या वह घायल है? वह अकेला क्यों आया? उसके साथी खिलाड़ी कहाँ है? लू यून ने 3 कप चाय पी और बोलने से पहले 2 गहरी सांसें ली। वह लिन मोयू था। उसने नौसिखिए कालकोठरी को पार कर लिया और सभी 8वें स्तर के राक्षसों को मार डाला। सभी प्रधानाचार्यों ने गहरी सांस ली। ये सब देखने वाले शिया डोंगयान के चेहरे पर भी हैरानी के भाव दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि लिन मोयू स्वयं पहले से ही 7वें स्तर पर था। 10 घंटे में लेवल 1 से 7 तक पहुंचना अपने आप में एक अविश्वसनीय लेवलिंग स्पीड थी। इसके अलावा कालकोठरी में मौजूद सभी लेवल 8 के राक्षसों को मार गिराने की क्षमता से लिन मोयू की युद्ध शक्ति का पता चलता है। छिपे हुए करियर वाकई बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिया डोंगयान ने आह भरी। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यही था, लिन मोयू का करियर बेहद मजबूत था। इस रफ्तार से नेक्रोमेंसर का पेशा ज्ञात दुर्लभ पेशों को पार करता हुआ प्रतीत होता है और संभवतः पौराणिक पेशों के बराबर हो सकता है। हमें नहीं पता कि दिग्गज खिलाड़ियों का करियर कितना मजबूत होता है, क्योंकि हमने कभी ऐसा कोई करियर नहीं देखा है। लेकिन हमने कुछ दुर्लभ करियर देखे हैं और वे इतने कुशल नहीं होते। हमें यह नहीं पता कि जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा क्या यह इतना ही प्रभावी रहेगा। बिल्कुल सही। उदाहरण के लिए जियाजू का एलिमेंटल मेज शुरुआती दौर में अन्य मेज वर्गों से बहुत अलग नहीं है, लेकिन अगर उसे एलिमेंटल एनहेंसमेंट पैसिव स्किल मिल जाए तो यह एक लेजेंडरी करियर के बराबर हो जाएगा। अनुभवी प्रधानाचार्यों ने विभिन्न करियर पथों पर चर्चा की और बताया कि कुछ करियर की शुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन बाद में कमजोर पड़ जाते हैं, जबकि अन्य की शुरुआत कमजोर होती है लेकिन बाद में वे मजबूत हो जाते हैं। कौशल और प्रतिभा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे एक ही पेशे के भीतर भी महत्वपूर्ण अंतर पैदा होते हैं। सैकड़ों तरह के करियर विकल्पों के साथ हर तरह की परिस्थितियां मौजूद हैं, जिससे निश्चित निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाता है। लू यून ने पास में ध्यान कर रही लिन मोयू को देखा और उसके मन में प्रत्याशा की भावना जागृत हुई। फिलहाल तो लिन मोयू का नेक्रोमेंसर करियर काफी प्रभावशाली लग रहा है। भविष्य में क्या होगा यह अब हमारी चिंता का विषय नहीं है। बिल्कुल सही। अगर वह समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है तो यह उनकी जिम्मेदारी होगी, शिया डोंगयांग ने कहा। शियाओजू हमेशा से ही प्रतिस्पर्धी रही है। यह उसके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। लू यून से बिना नहीं रह सकी, सिर्फ इस बार ही नहीं। तुम अक्सर घर से दूर रहती हो, लेकिन असल में पिछले 3 सालों से लिन मोयू के अंक लगातार जियाजू से बेहतर रहे हैं। जियाजू तो पिछले 3 सालों से दूसरे स्थान पर है। क्या ऐसा है? जिया डोंगयांग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह महसूस करते हुए कि जियाजू ने इस बारे में उससे कभी बात नहीं की थी। वह अपनी बेटी के स्वभाव को समझता था। जितना अधिक वह इसके बारे में बात नहीं करती थी, उतना ही अधिक दबाव वह अपने अंदर दबाए रखती थी। जैसे ही रात के 9 बजे 12 घंटे का कालकोठरी का समय आखिरकार समाप्त हो गया और छात्र टेलीपोर्ट करके बाहर निकलने लगे। 12 घंटे की भीषण लड़ाई के बाद कई छात्र थके हुए लेकिन उत्साहित दिख रहे थे। वास्तविक युद्ध का अनुभव किताबों में अध्ययन करने से बिल्कुल अलग था। कई लोग खून से लथपथ थे, जिनसे खून की तेज गंध आ रही थी। एक शिक्षक ने ताजी हवा के झोंके से खून की बदबू को दूर करने के लिए एक कौशल का प्रयोग किया। शिक्षकों ने तुरंत अपने छात्रों को इकट्ठा किया, चोटों की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें ठीक होने की आवश्यकता है या नहीं। व्यस्त जांच के बाद परिणाम अच्छे रहे। सभी लोग सुरक्षित थे। अधिकांश लोग लेवल 3 तक पहुंच चुके थे, जबकि कुछ प्रभावशाली लोग लेवल 4 पर थे। शियाजू भी उत्साहित थी। दिन भर की लड़ाई के बाद वह लेवल 5 पर पहुंच गई थी, जो नौसिखिया कालकोठरी के लिए उच्चतम रिकॉर्ड के बराबर था। इस बार तो मैं निश्चित रूप से नहीं हारूंगा। मेरा उच्चतम रिकॉर्ड केवल लेवल 5 का है और मैंने उसे हासिल कर लिया है। वो आदमी कहाँ है? बाहर निकलते समय लिन मोयू को न देखकर उसने चारों ओर खोजबीन की और अंत में उसे दूर ध्यान करते हुए देखा। वह कब सामने आया? फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, मानो बिजली का झटका लगा हो, वह अपनी जगह पर जम गई हो। ये कैसे संभव है?
वह पहले से ही लेवल 7 पर कैसे पहुंच गया? अध्याय 13 दिव्य ग्रीष्मकालीन साम्राज्य विनिमय। जियोजू। शिया डोंगयान की आवाज ने शियाजू को वास्तविकता में वापस ला दिया। पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? जियाजू ने आज्ञाकारी स्वर में जिया डोंगयान को पुकारते हुए उनके पास जाकर पूछा। इस समय जियाजू ने अहंकार का कोई निशान नहीं दिखाया। शिया डोंगयान की आंखों में स्नेह भरा हुआ था। चलो घर चलते हैं। शिया डोंगयान गाड़ी चलाकर यहाँ आई थी, इसलिए उन्हें वापस जाने के लिए स्कूल बस लेने की जरूरत नहीं थी। शियाजू अपने पिता के साथ कार में बैठ गई, लेकिन उसकी निगाहें बार बार लिन मोयू की ओर जा रही थीं। वह वास्तव में लिन मोयू के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। ये जानना चाहती थी कि वह लेवल 7 तक कैसे पहुंचा। शिया डोंगयान ने अपनी बेटी की निगाहों को देखा और पूछा, क्या तुम लिन मोयू से प्रतिस्पर्धा कर रही हो? शियाजू गुब्बारे की तरह पिचक गई। हाँ, मैं फिर हार गई। वह आदमी बहुत परेशान करने वाला है। शिया डोंगयान हंसते हुए बोली, क्या तुम चाहते हो कि पापा बीच में आकर? उद्धरण चिन्ह। नहीं। इससे पहले कि शिया डोंगयान अपनी बात पूरी कर पाती, शियाजू ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। मैं अपने मामले खुद संभाल लूंगा। मैं उस बेवकूफ से हमेशा नहीं हारूंगा। शियाजू ने गुस्से से नाक सिकोड़ी। उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा साफ झलक रहा था। शिया डोंगयान और भी खुशी से मुस्कुराया। अच्छा, तो पिताजी दखल नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, लिन मोयू सिर्फ 10 घंटे में बाहर आ गया और उसने नौसिखिए कालकोठरी में सभी लेवल 8 के राक्षसों को हरा दिया। शियाजू एक बार फिर स्तब्ध रह गई। मैंने लेवल 8 के सभी राक्षसों को हरा दिया। उसे एहसास हुआ कि वह अभी अभी लेवल 7 के राक्षसों वाले इलाके में पहुंची है और उसने अभी तक लेवल 8 के राक्षसों को देखा भी नहीं है। उसे लगता था कि लेवल 5 पर अकेले लेवल 7 के राक्षसों को हराने में सक्षम होना वाकई अद्भुत था। लेकिन लिन मोयू ने सभी लेवल 8 के राक्षसों को हरा दिया था और 2 घंटे पहले ही बाहर आ गई थी। इसका मतलब ये था कि अगर लेवल 8 के और भी मॉन्स्टर होते तो वह सीधे लेवल 8 तक पहुंच सकता था। क्या हमारे बीच का अंतर वाकई इतना बड़ा है? हालांकि जियाजू हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब वह थोड़ी निराश महसूस कर रही थी। शिया डोंगयांग ने कहा, हर पेशे की अपनी अपनी खासियत होती है। कुछ लोग निचले स्तर पर ही मजबूत होते हैं, जबकि कुछ बाद में चमकते हैं। क्षणिक जीत या हार का कोई खास महत्व नहीं होता। उसकी तुलना में आपके पास कई फायदे हैं। शियाजू अपने पिता की बात समझ गई थी। उसका फायदा उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, जिसमें पर्याप्त धन और संसाधन थे। उसके पास वस्तुओं, उपकरणों, कौशल या औजारों की कोई कमी नहीं थी। वहीं लिन मोयू जैसे व्यक्ति के पास न तो पैसा होगा और न ही प्रभाव, जिसके चलते उसे बाद में पैसे, उपकरण, कौशल और वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ेगा। खैर, मैं हार नहीं मानूंगा। भले ही आप अभी आगे हो, मैं भविष्य में आपको पीछे छोड़ दूंगा। शियाजू केवल 2 मिनट के लिए निराश हुई, फिर उसने अपने लड़ने के जज्बे को फिर से जगा लिया। शिया डोंगयांग संतुष्ट था। उसकी बेटी ऐसी ही होनी चाहिए थी। स्कूल बस में गाओयांग लिन मोयू के बगल में बैठा था। मैं पहले ही लेवल 4 पर पहुंच गया हूँ, कमाल है ना? लड़कियों के साथ राक्षसों को मारना बहुत मजेदार है, अकेले खेलने से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। लिन मोयू ने इस मूर्ख को देखा और सोचने लगी कि उसे खुशी कहाँ नहीं मिलेगी। रुको, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, तुम पहले ही लेवल 7 पर पहुंच गए हो। तुमने ट्रेनिंग कैसे की? क्या तुमने कालकोठरी के सभी राक्षसों को खत्म कर दिया? मैंने 4थे स्तर तक पहुंचने के लिए जी जान से संघर्ष किया, तुम 7वें स्तर तक कैसे पहुंच गए? क्या तुम कोई भगवान हो? गाओयांग की आवाज इतनी तेज थी कि पूरी बस में बैठे लोग उसे सुन सकते थे। तभी सबको पता चला कि लिन मोयू वास्तव में लेवल 7 पर थी। जब अधिकांश खिलाड़ी लगभग 30वें स्तर पर थे और 4थे स्तर को प्रभावशाली माना जाता था, तब लिन मोयू पहले ही 7वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। बस अचानक चहल पहल से भर गई। हालांकि कई लोग अभी भी लिन मोयू और उसके द्वारा बुलाए गए कंकाल योद्धाओं से डरते थे, लेकिन एक शक्तिशाली व्यक्ति के करीब होना भी कई लोगों के लिए एक सामान्य मनोवैज्ञानिक इच्छा थी। कुछ लोग लिन मोयू से बात करना चाहते थे ताकि उनके साथ कुछ सहपाठी संबंध स्थापित कर सकें, लेकिन लिन मोयू के शांत स्वभाव और भयानक कंकाल योद्धाओं के कारण वे हिचकिचाने लगे। शांत। ल्यू यून की धीमी आवाज ने शोरगुल भरी बस को तुरंत शांत कर दिया। गाओयांग ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मैं पहले कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गया था। बॉस, क्या आप मुझे लेवलिंग के लिए ले जा सकते हैं? लिन मोयू ने कहा, अगर मौका मिला तो हम कर सकते हैं। गाओयांग बेहद खुश हुआ और बोला, तो फिर बात पक्की हो गई। अगली सुबह गाओयांग को स्कूल के गेट पर लिन मोयू नहीं मिली। शिक्षक लू, लिन मोयू कहाँ है? ल्यू यून ने कहा, वह पश्चिम सागर शहर के बाहरी इलाके में गया था। क्या? गाओयांग को एहसास हो गया था कि लिन मोयू ने उसे धोखा दिया है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह कल इतनी आसानी से सहमत हो गया था। वह खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा, लिन मोयू, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने अपना दिल चमकते चांद को अर्पित कर दिया, लेकिन चांद की रोशनी तो केवल गटर पर ही पड़ती है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हें द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। लिन मोयू पहले ही कार लेकर पश्चिम सागर शहर के दक्षिणी भाग में जा चुकी थी। यहाँ एक ऊंची शहरी दीवार खड़ी थी, जो मानव निवास क्षेत्र को राक्षसी क्षेत्र से अलग करती थी। शहर की दीवार से बाहर निकलने का मतलब था जंगली राक्षसों के इलाके में प्रवेश करना, जहां सबसे कमजोर राक्षस भी स्तर 10 के थे। नौसिखिए कालकोठरी के राक्षसों की तुलना में यहाँ के राक्षस कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इसी प्रकार यहाँ राक्षसों से लड़ने से अधिक अनुभव और विभिन्न प्रकार की सामग्रियां प्राप्त होती थीं। अच्छी किस्मत रही तो कुछ राक्षस हथियार और उपकरण भी गिरा सकते हैं। इन वस्तुओं का व्यक्तिगत उपयोग किया जा सकता है या इन्हें बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। शहर की दीवार के निकास द्वार के पास की सड़कों पर तरह तरह की दुकानें थीं। वहां लोहारों की दुकानें, हथियारों की दुकानें, आभूषणों की दुकानें, कवच की दुकानें और भी बहुत कुछ थीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण डिवाइन समर एम्पायर एक्सचेंज था।
डिवाइन समर एम्पायर द्वारा आधिकारिक तौर पर एक्सचेंज की स्थापना की गई थी, जो देश भर के बड़े, मध्यम और छोटे शहरों में फैला हुआ था। एक्सचेंज में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उपकरण, सामग्री और सभी प्रकार की वस्तुओं की खरीद और बिक्री कर सकता था। कोई व्यक्ति सीधे एक्सचेंज को सामान बेच सकता है या बिक्री के लिए उन्हें सौंप सकता है। उपकरणों की खरीद बिक्री के अलावा एक्सचेंज में विभिन्न प्रकार के कार्य भी स्वीकार किए जा सकते थे। लिन मोयू पहली बार एक्सचेंज में आए थे, उन्होंने इससे पहले इसे केवल किताबों में ही देखा था। डिवाइन समर एम्पायर एक्सचेंज के अंदर सैकड़ों कमर जितनी ऊंची पत्थर की स्तंभ खड़ी थी। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर एक जादुई क्रिस्टल लगा हुआ था, जिसके माध्यम से एक्सचेंज के सभी कार्यों तक पहुंचा जा सकता था। एक्सचेंज को देवत्व स्तर की कीमियागरी की सर्वोच्च अभिव्यक्ति के रूप में भी जाना जाता था। लिन मोयू ने एक खाली जगह ढूंढी और अपना हाथ जादुई क्रिस्टल पर रख दिया। पहचान सत्यापन शुरू हो रहा है। सत्यापन सफल। डिवाइन समर एम्पायर की नागरिक लिन मोयू। दिव्य ग्रीष्मकालीन साम्राज्य विनिमय तक पहुंच प्रदान की गई। योगदान अंक 0। अधिकार स्तर 1। अध्याय 14। शहर के अंदर और बाहर की दो दुनियाएं। डिवाइन समर एम्पायर एक्सचेंज केवल डिवाइन समर एम्पायर के नागरिकों के लिए ही खुला था। लिन मोयू की एक्सचेंज तक पहुंच थी, लेकिन उसका अधिकार स्तर बहुत कम था, केवल पहले स्तर पर। उच्च अधिकार प्राप्त करने के लिए उसे अपने योगदान अंकों को बढ़ाना होगा। हालांकि ये भविष्य की चिंता थी और फिलहाल उनके लिए प्रासंगिक नहीं थी। उन्होंने एक्सचेंज में बिकने वाली वस्तुओं पर सरसरी नजर डाली। हथियार, कवच, आभूषण, सामग्रियां, सब कुछ उपलब्ध था, लेकिन हर चीज महंगी थी। लिन मोयू के पास कुल मिलाकर लगभग 100 सोने के सिक्के ही थे, जो सबसे सस्ते लौह श्रेणी के हथियार को खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। जहां तक कांस्य और रजत श्रेणी की महंगी वस्तुओं की बात है, तो वह केवल उन्हें देख ही सकता था, वे उसकी पहुंच से पूरी तरह बाहर थी। कुछ निम्न स्तरीय सामग्रियों की कीमतें नोट करने के बाद उसने उपलब्ध कार्यों की जांच शुरू कर दी। वेस्ट सी सिटी के बाहरी इलाके में पाए जाने वाले राक्षसों का स्तर 10 से 20 के बीच था, जिसे निम्न स्तरीय क्षेत्र माना जाता है। इससे संबंधित ज्यादा मिशन नहीं थे, ज्यादातर सामग्री इकट्ठा करने के काम थे। हरी अंकुरित घास का असीमित संग्रह, प्रति सेट 50 सोने के सिक्के। काले भेड़िए की खालों का असीमित संग्रह, प्रति सेट 20 सोने के सिक्के। जानवरों की हड्डियों का असीमित संग्रह, प्रति सेट 30 सोने के सिक्के। रसायन शास्त्रियों, फार्मासिस्टों, लोहारों और अन्य पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण के लिए बड़ी मात्रा में सामग्रियों की आवश्यकता होती थी। वे इन सामग्रियों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करके बेचते थे और इस प्रक्रिया में आय अर्जित करते थे। लाइफस्टाइल करियर से जुड़े पेशेवर भी अपने कौशल को निखारते हुए अपने स्तर को बढ़ा सकते हैं। इससे एक अच्छा चक्र बना, जिससे जीवन शैली से जुड़े करियर वाले पेशेवरों को भी विकास के अच्छे अवसर मिले। हम ये खोज दिलचस्प है। लेवल 14 वेस्ट सी माइन कालकोट्री को पूरा करें और कालकोट्री के बॉस गोब्लिन किंग के क्रिस्टल कोर को प्राप्त करें। नोट: बॉस से आइटम प्राप्त करने के लिए नाइटमेयर या उससे ऊपर की कठिनाई का स्तर आवश्यक है। इस मिशन का इनाम 100,000 सोने के सिक्के थे। इतनी अधिक कीमत से संकेत मिलता है कि यह खोज चुनौतीपूर्ण थी। वेस्ट सी माइन वेस्ट सी सिटी से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित थी। लिन मोयू ने अभी वहां जाने की योजना नहीं बनाई थी। लेवल 14 के कालकोट्री में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम लेवल 10 की आवश्यकता थी, और उसका वर्तमान लेवल इतना ऊंचा नहीं था। कालकोट्री की कठिनाई को सामान्य, दुर्स्वप्न और नरक में विभाजित किया गया था। लिन मोयू को यह पक्का पता नहीं था कि नाइटमेयर डिफिकल्टी कितनी कठिन थी। किताबों के अनुसार नाइटमेयर कठिनाई स्तर सामान्य स्तर की तुलना में कम से कम कई गुना अधिक कठिन था। एक मजबूत टीम के बिना इसे पार करना लगभग असंभव था। जहां तक खेल डिफिकल्टी की बात है, यह आम पेशेवर लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद लिन मोयू एक्सचेंज से निकलकर शहर के द्वार की ओर चली गई। लिन मोयू, लेवल 7 नेक्रोमेंसर। शहर के गार्ड ने लिन मोयू के निकास परमिट की जांच की और उसकी जानकारी की पुष्टि की। हालांकि गार्ड इस बात से हैरान था कि स्कूल ने केवल लेवल 7 के किसी व्यक्ति को शहर छोड़ने की अनुमति कैसे दी, ये जानते हुए कि बाहर के राक्षस कम से कम लेवल 10 के थे। फिर भी उसने परमिट की प्रामाणिकता की पुष्टि की और तुरंत उसे मंजूरी दे दी। आपका निकास परमिट अब सक्रिय हो गया है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अब से आप हमारे दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के प्रमुख शहरों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकते हैं। बाहर बहुत सारे राक्षस हैं, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुरंत वापस भाग जाओ। बदनामी की चिंता मत करो, तुम्हारी जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर रात के समय कुछ राक्षस विशेष रूप से रात में घात लगाकर हमला करना पसंद करते हैं। शहर के रक्षक ने लिन मोयू को विनम्रतापूर्वक सलाह दी। लिन मोयू ने उन्हें थोड़ा झुककर प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद, मैं सावधान रहूंगी। जैसे ही वह शहर के द्वार से बाहर निकला, एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। आकाश अचानक काला हो गया और वातावरण में घुटन छा गई। शहर के अंदर और बाहर का इलाका दो अलग अलग दुनियाओं की तरह था। ये शहर की दीवार असाधारण है। एक अकेली दीवार दो दुनियाओं को अलग करती थी। लिन मोयू आगे बढ़ी और तेजी से जंगल में गायब हो गई। वातावरण में घुटन बढ़ती जा रही थी, मानो उसमें रक्तपात की गंध भरी हो। कभी कभार दूर से जानवरों की दहाड़ें सुनाई देती थीं। कभी कभी वह लोगों को राक्षसों से लड़ते हुए देख सकता था। इनमें से अधिकांश 10वें स्तर से ऊपर के पेशेवर थे। शहर की दीवार काफी दूर तक नजरों से ओझल हो गई थी और चारों ओर हल्की धुंध छाई हुई थी। एक विचार के साथ ही एक कंकाल योद्धा अपने आह्वान स्थल से प्रकट हुआ।
फिलहाल उसके आह्वान क्षेत्र में 28 कंकाल योद्धा मौजूद थे। पिछली रात ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के बाद लिन मोयू ने 4 और कंकाल योद्धाओं को बुलाया था। लिन मोयू ने लगभग 20 मीटर दूर एक राक्षस को देखा और कहा, जाओ सामने वाले उस राक्षस को मार गिराओ। कंकाल योद्धा तुरंत एक कर्कश आवाज के साथ दौड़कर आया। उसी समय लिन मोयू ने उस पर डिटेक्शन का प्रयोग किया। गोब्लिन गश्ती दल, स्तर 10, शक्ति 120, फुर्ती 50, आत्मा 50, संविधान 120, कौशल कोई नहीं। लेवल 10 के गोब्लिन गश्ती दल का चेहरा भयावह था और वे एक नुकीली गदा चलाते थे। ये राक्षस अपनी ताकत पर ही केंद्रित था, जबकि उसमें फुर्ती और जोश की कमी थी। इसका शारीरिक गठन अच्छा था, जो मजबूत त्वचा और मांस का संकेत देता था, लेकिन 750 के सभी गुणों वाले कंकाल योद्धा की तुलना में ये बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। यहाँ के मुख्य राक्षस गोब्लिन कबीले से थे। उन्होंने एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जो 50 किलोमीटर दूर स्थित पश्चिम सागर खदान तक फैला हुआ था, और यह सारा क्षेत्र गोब्लिन कबीले के इलाके का हिस्सा था। कंकाल योद्धा पलक झपकते ही गोब्लिन तक पहुंच गया। गोब्लिन ने कंकाल योद्धा को देखा और पहले हमला कर दिया। उसने अपने नुकीले डंडे को सरसराहट की आवाज के साथ घुमाया। कंकाल योद्धा ने वार से बचने की कोशिश नहीं की और सीधे लाठी के वार से घायल हो गया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। गोब्लिन गश्ती दल की ताकत इतनी अधिक थी कि कंकाल योद्धा भी थोड़ा लड़खड़ा गया, लेकिन बस इतना ही। कंकाल योद्धा ने अपनी जर्जर बड़ी तलवार उठाए और पलटवार किया। अध्याय 15, अजेय होकर आगे बढ़ना। गोब्लिन गश्ती दल घायल हो गया और जोर से चीखते हुए प्रतिशोध में अपने नुकीले डंडे को और भी अधिक बलपूर्वक घुमाने लगा। तो ये लाठी और तलवार के वारों का एक सिलसिला बन गया। उन्होंने एक दूसरे पर वार किए और बड़ी तीव्रता से लड़ाई लड़ी। नुकीले डंडे से कंकाल योद्धा पर प्रहार करने से वह केवल थोड़ा सा डगमगाया, जिससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कंकाल योद्धा की तलवार के वार से गोब्लिन गश्ती दल को वास्तव में काफी नुकसान पहुंचा। 5 बार वार किए जाने के बाद गोब्लिन गश्ती दल ने एक दर्दनाक चीख निकाली और खून के एक तालाब में गिर पड़े। लेवल 10 गोब्लिन गश्ती दल को मार गिराया। अनुभव जोड़ 300। गोब्लिन की हड्डी प्राप्त हुई। लिन मोयू के भंडारण स्थान में हड्डी से बनी एक सामग्री मिली। जिन लोगों ने अपना करियर बदला, उन सभी को एक ऐसा स्टोरेज स्पेस मिला जो मंजिल बढ़ने के साथ साथ बढ़ता गया। इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, सामग्री, उपकरण और भोजन रखे जा सकते हैं, जो बहुत सुविधाजनक है। लिन मोयू ने इसमें कंकाल योद्धाओं को शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन यह असंभव पाया। एक गोब्लिन गश्ती दल को मारने के बाद लिन मोयू को स्तर 10 के राक्षसों की ताकत का अंदाजा हो गया। सामान्यतः एक ही स्तर के राक्षसों में ज्यादा अंतर नहीं होता था। एक विचार आते ही उसने सभी 28 कंकाल योद्धाओं को मुक्त कर दिया। नौसिखिया कालकोटरी की तरह ही ये कंकाल योद्धा तेजी से फैल जाते हैं और प्रत्येक दुश्मन की तलाश में निकल पड़ते हैं। जंगल में राक्षसों की संख्या नौसिखिया कालकोटरी की तुलना में कहीं अधिक थी, और लिन मोयू का अनुभव नौसिखिया कालकोटरी की तुलना में तेजी से बढ़ने लगा। लेवल 10 गोब्लिन गश्ती दल को मार गिराया। अनुभव जोड़ 300। गोब्लिन की हड्डी प्राप्त हुई। लेवल 10 के खूंखार भूरे भेड़िए को मारा। अनुभव जोड़ 280। भेड़िए की खाल प्राप्त हुई। नोटिफिकेशन की बार सी आ गई, मानो बुलेट स्क्रीन की तरह, इतनी तेजी से कि लिन मोयू के लिए उनका अनुसरण करना लगभग असंभव हो गया। इस रफ्तार से तो लेवल 8 तक पहुंचने में 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। यह सही चुनाव था, लिन मोयू ने उत्साह से मुट्ठी भींचते हुए सोचा। इस गति से बड़ी परीक्षा से पहले 15वें स्तर तक पहुंचना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इससे ऊपर जाना इस बात पर निर्भर करेगा कि लेवल 10 के बाद अनुभव में कितना बदलाव आता है। फैले हुए कंकाल योद्धाओं ने कुछ पेशेवर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पहली नजर में उन्हें लगा कि कंकाल योद्धा किसी प्रकार के राक्षस हैं। डिटेक्शन का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये समन थे, लेकिन ये आह्वान इतने शक्तिशाली थे कि ये स्तर 10 के राक्षसों को सब्जियों को काटने जितनी आसानी से मार देते थे। कुछ लोगों ने कंकाल योद्धाओं के माध्यम से समन को खोजने का प्रयास किया। सौभाग्य से कंकाल योद्धा बहुत दूर थे और लिन मोयू को याद आया कि दूर से ट्रैक किए जा रहे एक योद्धा ने कोई निशान नहीं छोड़ा था। लिन मोयू ने अपनी दिशा बदल दी और जंगल को छोड़कर वन में प्रवेश कर गई। वन का इलाका जटिल था और दृश्यता कम होने के कारण अक्सर राक्षसी हमले का शिकार हो जाते थे, जिससे यह और भी खतरनाक हो जाता था। इसी कारण से अधिकतर लोग जंगलों में प्रवेश करना नापसंद करते थे। कंकाल योद्धा जटिल भूभाग से अप्रभावित होकर जंगल में फैल गए। लिन मोयू के मन में धीरे धीरे उस क्षेत्र का एक विस्तृत नक्शा बन गया, जिसमें घास का हर तिनका और पेड़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। 1 घंटे बाद लिन मोयू पर लेवल अप होने की रोशनी दिखाई दी। वह लेवल 8 पर पहुंच गया था। कंकाल योद्धा बिना रुके लगातार एक के बाद एक राक्षस को मारते रहे। वे लिन मोयू को निरंतर अनुभव और सामग्री उपलब्ध कराते रहे। उसके जितना आसानी से किसी ने भी लेवल अप नहीं किया था। जादूगरों की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाएगी। लंबे युद्धों के बाद शूरवीर थक जाते थे। हर पेशे में आराम और पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता होती है। कंकाल योद्धाओं ने ऐसा नहीं किया। जब तक वे जीवित थे और बिखरे नहीं थे, तब तक वे हमेशा के लिए चलते रह सकते थे। अब और राक्षस नहीं। लिन मोयू ने खाली उपवन की ओर देखा। महज 1 घंटे से थोड़े अधिक समय में उसने अंदर मौजूद सभी राक्षसों को बाहर निकाल दिया था। लिन मोयू को छोटे जंगल को छोड़कर गहरे इलाकों की ओर जाना पड़ा। अनजाने में ही वह वेस्ट सी सिटी से और भी दूर होता चला गया था। वह रास्ते में आने वाले राक्षसों को मारता गया। अब वह केवल लेवल 10 के राक्षसों तक ही सीमित नहीं था। लेवल 11, 12 और यहां तक कि 13 के राक्षसों को भी आसानी से मार गिराया गया। अधिक से अधिक कंकाल योद्धाओं को कुछ और वारों की आवश्यकता थी। अपनी मजबूत शारीरिक बनावट के कारण कंकाल योद्धाओं को चोट नहीं लग सकती थी, लेकिन वे राक्षसों को मार सकते थे। यह इतना ही आसान था।
उच्च गुणों वाले कंकाल योद्धाओं के एक समूह का नेतृत्व करने वाला 8वें स्तर का चरित्र लिन मुयू अपने पीछे किसी भी राक्षस को जीवित नहीं छोड़ता था। दोपहर तक लिन मुयू का अनुभव स्तर 99.0% तक पहुंच गया था, जो स्तर 10 से बस एक कदम दूर था। अब तक उसके पास 40 कंकाल योद्धा थे, जो एक अथक और भयानक सेना की तरह उस क्षेत्र में बेरोक-टोक आगे बढ़ रहे थे। लेवल 10 पर मैं नए कौशल सीख सकता हूं, लेकिन मेरे पास कोई कौशल स्क्रॉल नहीं है। फिलहाल मुझे अपनी प्रतिभा और कौशल पर ही भरोसा करना होगा। सौभाग्य से वे काफी मजबूत हैं। नए कौशल हासिल किए बिना भी इससे लेवल अप करने पर कोई असर नहीं पड़ता। पेशेवर लोग हर 10 स्तरों पर नए कौशल सीख सकते हैं। कौशल सीखने के 3 तरीके थे, किसी मार्गदर्शक से, कौशल पुस्तकों के माध्यम से या कौशल स्क्रॉल का उपयोग करके। लिन मुयू जैसे छिपे हुए कार्य के लिए आमतौर पर कोई मार्गदर्शक नहीं होते थे, और चूंकि यह एक अनूठा पेशा था, इसलिए उनके सीखने के लिए कौशल संबंधी पुस्तकें मौजूद नहीं थीं। इसका एकमात्र तरीका स्किल स्क्रॉल के माध्यम से था। स्किल स्क्रॉल एक्सचेंज से खरीदे जा सकते थे, जिनमें लेवल 20 से नीचे के जूनियर स्किल स्क्रॉल की कीमत 100,000 सोने के सिक्के प्रति स्क्रॉल थी। बहुत महंगा। स्किल स्क्रॉल का उपयोग करने से उसे अपने करियर के लिए बेतरतीब ढंग से एक स्किल मिल जाती थी, लेकिन इसमें एक समस्या थी। स्क्रॉल से सीखे गए कौशल यादृच्छिक थे, और यह संभव था कि वह कोई ऐसा कौशल सीख ले जो उसे पहले से ही आता हो। अगर ऐसा हुआ तो 100,000 सोने के सिक्के बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा बाद में उच्च स्तर के मध्यवर्ती और उन्नत कौशल स्क्रॉल भी आए, जिनकी कीमतें खगोलीय थीं। लेकिन लिन मुयू के लिए अपने करियर के लिए नए कौशल सीखने का यही एकमात्र तरीका था। जब लिन मुयू इस बारे में सोच रही थी, तभी आगे बढ़ने की उम्मीद की किरण फिर से चमक उठी। वह अंततः लेवल 10 पर पहुंच गया था।